हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता खंडेलवाल और हम मिले हैं अगेन करंट अफेयर सीरीज़ के लिए। इस हफ्ते हम जो लास्ट वीक ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ द मे के जो करंट अफेयर है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नाउ मूविंग फर्दर, द कोड फॉर यू गाइज, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। ठीक है, सो दोज हु आर गोइंग टू अपियर द नेक्स्ट मंथ इन द एग्जामिनेशन, जस्ट पुश योर सेल्फ, दिस इज द टाइमिंग फॉर योर रिविजन। तो हारो मत, थको मत, थोड़ा टाइम है, यूज इट, सो समथिंग एल्स कैन हैपन इन योर लाइफ। बोलते हैं ना, मेहनत कर लो इतनी कि जो आने वाला पल हो दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। तो जस्ट पुश योर सेल्फ एवरी डे, ईच एंड एवरी स्टेप, पुश योर सेल्फ, तभी जाके आप एवरेस्ट पहुंच सकोगे एंड यू कैन अचीव द UPSC, दैट इज IAS, इट्स इक्विवेलेंट टू एवरेस्ट। ओके, now the topics which we are going to discuss today is MP local area development scheme and tropical cyclone Asani जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में है, monkey pox, La Nina, PMJJB, PMSBY and ABY, these are the schemes, acronym names है, हम डिटेल में उनके बारे में पढ़ेंगे। इथेनॉल ब्रांडिंग हाल फिलहाल में डिस्कशन में है। सुप्रीम कोर्ट ने पुट किया है कॉलोनियल सेडिशन लॉ, अभी क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने वो हम देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का हाल फिलहाल में एक वर्डिक आया है जो वर्डिक स्प्लिट है, इसका अपकमिंग जजमेंट शायद से बड़ी बेंच में जाएगा या तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इट इज़ रिगार्डिंग मैरिटल रेप। ठीक है, सो वी विल डिस्कस व्हाट द टू जजेस, उनके क्या व्यूज़ थे, ईच एंड एवरीथिंग जो आज तक हमने ये डायमेंशन में सोचा नहीं था। सो दिस जजमेंट इज नथिंग बट इट्स एन इनिशिएटिव टू हैव डिबेट इन आवर सोसाइटी। ठीक है, नाउ फ्रॉम न्यूट्रल टू NATO, व्हाई फिनलैंड जॉइनिंग द अलायंस, दैट इज द क्वेश्चन नाउ। ठीक है, क्यों अब फिनलैंड जागा है कि मुझे NATO ज्वाइन करना। फिनलैंड स्वीडन अभी न्यूज़ में है, तो हम वो समझने की कोशिश करेंगे। नाउ मूविंग फर्दर, सबसे पहला टॉपिक MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MP लेड। ठीक है, ये जो स्कीम है इसकी शुरुआत हुई थी 1993 के अंदर, दिसंबर के टाइम ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। स्कीम के हर एक पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे, बट व्हाई इट इज़ न्यू, explain the new rules for utilization of fund under MP led. The center has revised the procedure dealing with the flow of fund under central sector schemes including the MP led schemes, or as per the revised norms MP will no longer be able to use interest on the fund for developed project. क्या है, क्यों इतना न्यूज़ में बड़ा सा आर्टिकल छपा है, अब वो समझते हैं। सी, हाल फिलहाल में डिमांड ये उठ रही थी कि MP लेड के अंदर जो 5 करोड़ सालाना हर एक MP को दिया जाता है उसको बढ़ाने की MP कब की डिमांड करे। देखिए, ये इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच दे आर गोइंग टू डू, तो इसलिए वो कब के डिमांड करे कि भैया बढ़ाओ। पर यहाँ तो कुछ और हुआ, सरकार के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी एक ऐसा स्टेप लिया है, उन्होंने बोला है कि ये जो फंड हम सालाना 5 करोड़ देते हैं MPs को कि वो उनके कॉन्स्टिट्यूशंसी के अंदर डेवलपमेंट करे, वो फंड जब अकाउंट में पड़ा होता है, जब तक यूज़ नहीं होता, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होता है वो पहले MPs क्या करते थे, यूटिलाइज करते थे और उन्हीं फंड प्रोजेक्ट्स के अंदर। पर अब ये फंड्स यूटिलाइज, उसका इंटरेस्ट यूटिलाइज नहीं हुआ जाएगा, वो इंटरेस्ट की अमाउंट आपको कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में डालनी पड़ेगी। अब क्या है वो समझो। सी, MP लेड स्कीम, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। ये स्कीम 1993 दिसंबर में शुरू हुई थी बाय नन अदर देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, PV नरसिम्हा राव। ठीक है, उन्होंने शुरू की थी, नरसिम्हा राव जी ने ये स्कीम। फॉर्मर PM, उस वक्त उन्होंने ये स्कीम शुरू की थी। ठीक है, अब ये स्कीम का क्या अध्याय था, ये स्कीम का अध्याय ये था कि जो भी MPs जहाँ से इलेक्ट हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर लोकसभा के MPs की बात करें तो वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट हुए वो वही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये फंड को यूज़ करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल लोकसभा के MPs जो है उन्हें इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसी, जो उनकी इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, उस इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उन्हें डेवलपमेंट करना है। इन द सेंस, ये डेवलपमेंट कैसा होगा, ड्यूरेबल एसेट बनाओ। कैसे ड्यूरेबल एसेट, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल्स,
हेल्थ केयर सेंटर्स, ठीक है, फिर पार्क्स, ड्रिंकिंग वाटर के लिए कुछ प्रोविज़न करो। तो एनी ड्यूरेबल एसेट जिससे सोसाइटी में डेवलपमेंट हो वो। इवन नॉन ड्यूरेबल एसेट्स की लिस्ट है, जैसे सैनिटेशन, उसके लिए 2016 से ये फंड यूटिलाइज करने शुरू कर दिए गए थे। देन एक्सेसिबल इंडिया, तो जो मेजर गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, उसी के अंदर ये एमपीलेट्स दिए गए थे कि एमपीज को एक फ्रीडम दे दी है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको लगता है कि यहाँ या ये एसेट्स नहीं है, इतने स्कूल्स नहीं है, इतने हॉस्पिटल्स नहीं है, यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप ये फंड का यूटिलाइजेशन करोगे। पर कैसे? आप ऑर्डर दोगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपके पास होगी, प्रोजेक्ट का कॉस्ट आपको पता होगा कितना होगा, एंड यू विल बी सुपरवाइजिंग, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बेसिस पे पार्लियामेंट के द्वारा हर एक एमपी को, बेसिकली पार्लियामेंट तो नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट के द्वारा हर एक एमपी को ये फंड दिया जाता है 5 करोड़, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। 2.5 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2.5 करोड़ सेकेंड इंस्टॉलमेंट। इस तरीके से एमपीज के ये टोटल 5 करोड़ का फंड यूटिलाइजेशन उनके हाथों में दिया है। पर ये फंड उनके पर्सनल अकाउंट्स में नहीं होता है। जो प्रोजेक्ट एमपी सैंक्शन करते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करके, डायरेक्ट कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से वो अमाउंट जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास, एंड दे विल यूटिलाइज दैट अमाउंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ जो भी प्रोजेक्ट हो वो फाइनल करेगा। सो अब अगर आप डिस्ट्रिक्ट के डीएम बन जाते हो तो आपके पास इतनी अथॉरिटी है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी है, राइट, वो आपको डायरेक्ट करेंगे कि ये प्रोजेक्ट करना है। यू विल फाइनलाइज द प्रोजेक्ट, कॉस्ट क्या है, किस तरीके से, यू इट इज़ ऑन योर हैंड कि आपके पास डायरेक्ट वो अमाउंट होगे टू यूटिलाइज दैट फंड, जो डायरेक्ट कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से आते हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 266 क्या बोलता है? ये ऐसा फंड है कि इसमें से पैसे निकालना हो, राइट, या यूटिलाइज करना हो, टैक्सेशन कितना करना हो, इसमें पैसे आएगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ऑथराइज करता है, तभी ये फंड यूटिलाइज होगा। ये जो स्कीम बनाई गई है एमपीलेट, ये कोई स्टैट्यूटरी लॉ से नहीं बनाई गई है, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव है। सो देयर इज नो सच बैकिंग ऑफ फॉर दिस स्कीम। बट काफ़ी इस स्कीम से क्या हुआ आप देखो, 19 लाख प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, 19 लाख प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए इस स्कीम के अंदर हाल फिलहाल तक। 19 लाख मतलब ऑलमोस्ट इट इज़ बीन सेड कुछ 40,000 करोड़ जितने फंड यूटिलाइज हुआ है। तो दैट इज़ गुड, इतने सारे प्रोजेक्ट्स बने हैं, इतना डेवलपमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट दिखा है। अभी क्या था कि जब कोविड का टाइम था तो ये जो एमपीलेट स्कीम थी ना, उसे 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था, बिकॉज कोविड के टाइम गवर्नमेंट को पैसे चाहिए थे। सो दे डिसाइडेड कि ये फंड को उस टाइम सस्पेंड कर दे। सो विद इन द ड्यूरेशन ये 2020 के टाइम से इसको रिज्यूम कर दिया गया है, और जो रिमेनिंग पीरियड था उसको आगे बढ़ा है। नाउ व्हाट हैपन, इधर आप देखो, पहले 1993 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और ऐसे ही कोई ऐसे टाइमलाइन कुछ भी दिया नहीं गया था, बट सडनली इट वाज रियलाइज कि जब न्यू गवर्नमेंट बनी 2014 के बाद, जब नई सरकार बनी, उन्होंने बोला था कि 14 फाइनेंशियल कमीशन का जो 5 ईयर का टाइम है तब तक एमपीलेट स्कीम रहेगा, दैट मीन्स 2020 तक का। इस तरीके की बात हुई थी। अब उसमें क्या हुआ, 2020 के टाइम इसको सस्पेंड कर दिया था बिकॉज ऑफ कोविड, फिर इसको वापस से शुरू किया और अब बोला है कि 25 to 26 तक ये स्कीम चलेगी। सो इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। हर एक एमपी को 5 करोड़ मिलेंगे अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं, जैसे लोकसभा के हमने देखे कि वो जहाँ से इलेक्ट हुए वही कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर ही डेवलप करेंगे। राज्यसभा के जो स्टेट से इलेक्ट हुए ना, वो स्टेट में कहीं पे भी वो डेवलपमेंट कर सकते हैं, नॉट इन देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, बट वो स्टेट में कहीं पे भी वो डेवलप कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट नॉमिनेशन, जो नॉमिनेटेड पीपल होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो एनीवेयर इन इंडिया यूटिलाइज कर सकते हैं ये फंड को और प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरेबल असेट की बात चल रही है, इवन सर्टेन लिस्ट ऑफ नॉन ड्यूरेबल असेट्स भी दिए गए। सो काफ़ी अच्छी स्कीम है। अभी हुआ क्या कि ये जो फंड है ना वो नॉन लैप्सेबल है। आपने सुना होगा
कि सरकार को सालाना जो बजट पास किया जाता है तो वो मार्च तक रहता है. सो यू विल बी सीइंग मार्च रश कि फटाफट वो पैसे यूटिलाइज कर दो, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा, वो फिर मिलेगा नहीं. जितना भी सैंक्शन किया आपने यूटिलाइज नहीं किया है तो वो लैप्स हो जाएगा. बट ये स्कीम की बात करें तो जो 5 करोड़ दिया है एमपी को वो नॉन लैप्सेबल है. अगर सपोज उसमें से थोड़ा यूटिलाइज नहीं किया है और वो प्रोजेक्ट का सब कुछ देखेंगे डिटेल तो ये कैरी फॉरवर्ड आगे होगा. ठीक है. सो इट इज़ नॉन लैप्सेबल, ये लैप्स नहीं होता है, ये याद रखना. अभी क्या जो फंड नॉन लैप्सेबल है अकाउंट में पड़ा हुआ है कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया के अंदर, और उसी में भी जब तक काम चल रहा नहीं है वो फंड वहाँ पड़ा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता होता है, राइट. अब ये इंटरेस्ट का अमाउंट एमपीज यूज़ करते हैं वही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर. अभी हाल फिलहाल सरकार के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये किया है कि ये जो इंटरेस्ट है जिसको यूटिलाइज किया जा रहा था प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, अभी सरकार ने बोल दिया कि ये इंटरेस्ट का अमाउंट आप यूटिलाइज नहीं करोगे एंड इट शुड बी गो इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. इसलिए ये स्कीम अभी न्यूज़ में है. एमपीलेट जब सस्पेंड किया था कोविड के टाइम पे, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी गया था कि व्हाट इज एमपीलेट स्कीम और क्यों उसके लिए क्रिटिसिज्म है. तो अब हम समझते हैं क्रिटिसिज्म वाला एंगल. क्रिटिसिज्म की बात करें, हमने देखा कि 19 लाख प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए हैं, हो चुके, बन चुके हैं, उसमें इतने रुपए गए, दैट मीन्स डेवलपमेंट हो रहा है. पर क्रिटिसिज्म एक्चुअली किया गया है सेकेंड एआरसी के अंदर. बोला है कि ये जो स्कीम है ना, इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, नॉट स्टैट्यूटरी बैकिंग. मतलब इसके ऊपर सुपरवाइज करने का पार्लियामेंट का कुछ है ही नहीं ओवरऑल राइट. तो ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के हाथ में, तो जिसका मिसयूज बढ़ सकता है, ऐसा कहा. दूसरा, कैग के द्वारा भी यही कहा गया कि द स्कीम हैज़ बीन मिसयूटिलाइज एट दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल. सी यहाँ पे एमपीज के पास पैसा नहीं होता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ जाता है. सो कहीं ना कहीं चांसेस है कि करप्शन लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस स्कीम्स के दौरान पर. ठीक है. बट दैट इज़ द क्रिटिसिज्म. अगर पॉजिटिव साइड देखें तो इस स्कीम को इवन आदर्श संसद ग्राम जो है उसके अंदर भी यूटिलाइज करने की बात की है. सो वी हैव सर्टेन बेनिफिट्स पर थोड़े डिसएडवांटेज है जिसको रिमूव करना चाहिए. और उसी के पर्पसेस को लेके शायद इस बार फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो इंटरेस्ट का पैसा है उसे बैक टू दी कंसोलिडेटेड फंड यू कैन यूटिलाइज दिया गया, इसलिए ये न्यूज़ में था. सो आई होप यू आर क्लियर विद द स्कीम. एमपीलेट क्या है? इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी. ठीक है, कोई कानून से नहीं बनी है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल है. ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से एक स्कीम बनाई है 1993 से 26 तक चलने वाली है. ठीक है. इसमें एमपीज होते हैं, उन्हें ही पैसे मिलते हैं 5 करोड़. राज्यसभा, लोकसभा एंड नॉमिनेटेड. लोकसभा उनकी कॉन्स्टिट्यूशन से, राज्यसभा जो जहाँ से इलेक्ट हुए वो स्टेट के अंदर कहीं पे भी, और नॉमिनेट मेंबर एनीवेयर इन दी इंडिया. अगर बात करें व्हाट अबाउट दी एमएलएस, तो हर एक स्टेट के द्वारा ऐसी स्कीम बनाई जा सकती है. दिल्ली एक्चुअली प्रूविंग द स्कीम, वहाँ पे हर एक एमपी को कुछ 10 करोड़ सॉरी एमएलए को कुछ 10 करोड़ दिए जाते कि वो उनके रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलप करे. सो दिल्ली का परसेंटेज भी ज़्यादा है एंड वी आर सीइंग काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है. सो दिस इज अबाउट एमपीलेट स्कीम. आई होप यू गाइज आर क्लियर विद इट. अभी देखो, इसमें थोड़े और प्रावधान दिए गए जो आपको समझना है. पहला, आप ये देखो, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ऑलवेज रिमेंबर द स्कीम्स कम इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. उस मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्कीम का संचालित देखा जाता है. ठीक है. अब इस स्कीम के अंदर ये भी प्रावधान किए है दैट what about the allocation for the scheme in the areas जहाँ पे ST and SC की population होती है. यहाँ बोला गया है कि एटलीस्ट 15% एमपीलेट एंटाइटलमेंट पूरे साल का इन एरियाज में जाना चाहिए जहाँ पे शेड्यूल कास्ट इनहेबिट करते हो, वहाँ पे डेवलप होना चाहिए. एंड 7.5% फॉर दी एसटी पॉपुलेशन, ये यहाँ पे लिखा गया है. सो कहीं ना कहीं ट्राइबल पीपल के लिए 75 लाख की सीलिंग रखी गई. यहाँ तक आप प्रोजेक्ट बनाओ सालाना एंड यूटिलाइज करो. ठीक है. ये याद रखना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. सी द मेन क्वेश्चन, व्हाट इज एमपीलेट स्कीम? critically evaluate its performance in recent year.
Do you support the recent decision of the government to suspend MPLED for 2 years? Substantiate your view. अभी यहाँ पे सरकार के द्वारा जब कोविड टाइम था तो 2 साल बंद कर दिया था। शायद सरकार इसे यूटिलाइज कर सकती थी कि ये जो टाइम पीरियड है जहाँ पे कोविड की महामारी है, तो एमपीलेट्स का जो फंड जो एमपीज को डायरेक्ट दिया जाता है, जो सुपरवाइज डायरेक्ट कर सकते हैं, वो फंड चाहे उस वक्त वो जो कोविड की टूल किट्स होती है, खाना पहुँचाना, उस चीज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते, तो काफ़ी बेटरमेंट होता। अगर डायरेक्ट बंद कर दिया दैट मीन्स कि ये जो सुपरविजन हो सकता था डायरेक्ट एमपीज़ के द्वारा वो बंद हो गया, तो काफ़ी 2 साल के अंदर कुछ उधर डेवलपमेंट का कुछ बना नहीं, सो दैट इज़ एन लैक। तो ये एक कॉन्स भी आप डाल सकते हो, अगर अच्छे से यूज़ हुआ होता तो काफ़ी कुछ चीज़ें बेहतरीन होती। तो ये एक स्टेटमेंट आप उसमें डाल सकते हो, टू सपोर्ट दैट और टू नॉट सपोर्ट दैट, ठीक है। नाउ बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन असानी। वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन जोग्राफिकल पोर्शन ओवर हियर कि साइक्लोन बनता कैसे। डायरेक्ट प्रीलिम्स में आपको स्टेटमेंट्स में डाल दिया जाता है कि दिस आर द कंडीशंस जिसमें साइक्लोन बनता है या नहीं, एंड साइक्लोन्स के नाम कैसे दिए जाते हैं, किस तरीके से साइक्लोन की कंडीशन होनी चाहिए डेवलप होने के लिए, एंड क्यों इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है, व्हाई नॉट अदर नेम्स, तो हम वो सब देखेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं हाल फिलहाल में एक बहुत ही सीवियर साइक्लोन असानी, जिसकी स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर की है, हैवी रेनफॉल के साथ। इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होगा, बारिश बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ये विशाखापट्टनम एंड भुवनेश्वर, मतलब आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा के कोस्ट को टच करने वाला है। इसकी नोटिफिकेशन 5 मई को दी थी कि 8 मई ये डेवलप हो रहा है, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट 9/10 के पास ये पहुंच जाने वाला था। सो इट उस टाइम का ये नोटिफिकेशन है, तो दैट्स द थिंग कि किस तरीके से डिस्ट्रप्शन आने वाला है। और अर्ली वार्निंग जो दिया गया है वो इसलिए कि स्टेट के डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एंड जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है वो एकदम तुरंत खड़े हो जाए, काम कर ले, जो बोलते हैं ना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो चाहिए वो फटाफट प्रिवेंशन मेजर्स ले ले। तो उसी के लिए ये वार्निंग्स दी जाती है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोगों की डेथ ना हो, वी कैन रिड्यूस दैट लॉस ऑफ लाइफ, तो उससे सेंदाई फ्रेमवर्क भी हमारा अच्छे से अचीव हो सकता है। नाउ बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। सो यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज हाउ द साइक्लोन्स फॉर्म। साइक्लोन्स बनते कैसे, सी now you need to understand certain things over here। ये जो हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, दिस इज द बे ऑफ बंगाल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स होते हैं, ठीक है, पर हाल फिलहाल में अरेबियन सीज में भी हमें डेवलप होते दिख रहे हैं। अभी व्हाट हैपन, साइक्लोन होने की कंडीशन ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों बोलते हैं, तो जो एरिया ट्रॉपिक्स के अंदर आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर आता है, उन एरियाज में अगर जो साइक्लोन डेवलप होता है उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। इंडिया के आसपास जो साइक्लोन डेवलप्स होता है इंडियन ओशन के आसपास, उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। अगर वही साइक्लोन अगर पैसिफिक ओशन के पास बनता है, नियर चाइना, साउथ चाइना सी, तो चाइना एंड साउथ चाइना सी, तो हम उसे बोलेंगे टाइफून्स, टाइफून्स, ठीक है। अगर वो ओशन ऑस्ट्रेलिया के पास बनता है तो उसको हम बोलते हैं विली विली, ठीक है, विली विली, उसका नाम रखा है विली विली। और अगर सपोज दिस इज योर अटलांटिका, यहाँ पर है थोड़ा बहुत, यहाँ पे आपका आ जाता है अफ्रीका, यहाँ पे साउथ वेस्ट एशिया और ये रेड सी, तो अटलांटिका यहाँ पर है, तो यहाँ पे जो ओशंस डेवलप होता है इन द टॉपिक्स उसे बोलते हैं हरिकेन। ये नाम दिए गए टू डिस्टिंग्विश, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन इस रीजन में बनते हैं, क्लियर। अभी कैसे बनते, क्या कंडीशंस है, तो समझो ये जो इक्वेटर है, द इक्वेटर, जो इक्वेटर है, यहाँ से आपकी करंट्स पास होती है, ठीक है, यहाँ से आपकी करंट्स पास होती है और उसके ऊपर विंड्स होते हैं, ये याद रखना। विंड्स का एक ट्रेड विंड इस तरीके से चल रहा होता है। नाउ व्हाट हैपन कि जब आपका सेंट्रल पैसिफिक पूल, जो सपोज दिस इज, आप ये समझो ये वेस्टर्न साइड है, इस एरिया का ये वेस्टर्न साइड है और इस एरिया का ये ईस्टर्न साइड है। अभी ईस्टर्न साइड के अंदर से थोड़ा थोड़ा हीटिंग शुरू होता है, ठीक है, तो वो हीटिंग बढ़ के
यहाँ पे जो करंट होते हैं वो क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे वेस्टर्न साइड पे, तो यहाँ पे पूरा का पूरा गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है और इस तरीके से होता है कि नीचे मर्ज ना हो कोल्ड वाटर से, तो कंप्लीटली ऑलमोस्ट 60 मीटर के डेप्थ तक आपका पानी वार्म हो, ठीक है, 60 मीटर तक ये डेप्थ तक आपका पानी वार्म, कितना 27 से 28 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म हो, 26 ले लो, 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म हो, 60 मीटर डेप्थ, दैट मीन्स पूरा इतना लेवल गर्म हो, नहीं तो नीचे ठंडा पानी होगा तो साइक्लोन फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन हो रही है, ये क्यों, इसके वजह से हो रही है, यहाँ पे हीटिंग होती है, करंट इसको पुश करता है तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, इसलिए बे ऑफ बंगाल में मिक्सिंग ऑफ वाटर नहीं हो पाता और यहाँ पे इतनी हीटिंग हो रही है, हीटिंग हो रही है तो इससे क्या होगा, हीटिंग हो रही है, लेट मी क्लियर द इमेज अगेन, दिस इज बे ऑफ बंगाल, ठीक है, BOB लिख देती हूँ, BOB बैंक नहीं, बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे हीटिंग हो रही है, 26 से 27 डिग्री का टेम्परेचर पहुँच गया है, ठीक है, दिस इज द वन कंडीशन, याद रखना, टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर इतना हो और ये हीटिंग ऑलमोस्ट 60 मीटर डेप्थ पानी की होनी चाहिए, तो इससे क्या होगा, पानी जब इतना गर्म हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग, ये इवेपोरेट करना शुरू करेगा, ऊपर जाना, इवेपोरेट करना शुरू करेगा, दैट मीन्स इसके अंदर जो हीट है वो ऊपर जा रही है, ऊपर जाती जाती हमने देखा है ना कि जितना ऊपर जाता है फिर वो अपनी लैटेंट हीट को रिलीज करती है आसपास, तो वो क्लाउड फॉर्म होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे ये लो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे ये लो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि क्या हीटिंग हो रही है, हीटिंग हो रही है मतलब पानी डिस्पर्स हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे इवैक्यूएशन हो गया, यहाँ पे एक जगह खाली हो गई, लो प्रेशर खाली जगह, ठीक है, तो आसपास की जो ठंडी विंड्स होती है, हाई प्रेशर की जो विंड्स होती है ना, वो इधर आएगी, वो इधर आएगी। अभी देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ से जो विंड आती है वो यूं आएगी, साउथ से जो विंड आएगी वो यूं आएगी, एंड दिस इज द इक्वेटर, आपको समझाने की बात कर रही हूँ, बिकॉज अर्थ पे कोरियोलिसिस फोर्स घूमता है, क्यों, अर्थ घूम रही है, तो घूम रही है तो उसके चलते अर्थ में कोरियोलिसिस फोर्स काफी होता है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होता है, पोल्स में कम होता है, ठीक है, स्पीड, तो नॉर्थ पोल से जो विंड यूं आ रही है, व्हाट विल हैपन, इट विल, बिकॉज ऑफ कोरियोलिसिस इट विल डिफेक्ट, ठीक है, सो ये किस साइड इफेक्ट हो जाएगा, अगर आप इसको उल्टा कर दो तो यू विल सी ये राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगर ये नॉर्थ को आप फोटो ही उल्टा कर दो तो यू विल सी ये राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अभी यहाँ साउथ से आ रही है सो इट विल डिफ्लेक्ट लेफ्ट साइड, इस तरीके से ये डिफ्लेक्ट होता है। अब सपोज यहाँ पे ये लो प्रेशर बना है, सो यहाँ पे विंड्स चाहिए तो व्हाट विल हैपन, ये विंड्स यूँ जाएगी, ठीक है, ये विंड्स यूँ जाएगी, इक्वेटर के ऊपर ही लो प्रेशर बनता है क्योंकि इक्वेटर पे कोरियोलिसिस फोर्स वर्क नहीं करता, सो ऑलमोस्ट इक्वेटर के 4 से 5 डिग्री ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट 4 to 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर जाके आपका ये कंडीशंस डेवलप होते तभी साइक्लोन बनता है, ठीक है। सो अगेन लेट मी ड्रॉ द इमेज, लेट मी क्लियर यू वंस अगेन, दिस इज नॉर्थ पोल, सपोज यहाँ पे हम नॉर्थ पोल आपको पिक्चराइज करने के लिए दिखा रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से विंड जा रही है, बट बिकॉज अर्थ घूम रहा है तो कोरियोलिसिस फोर्स काम कर रहा है तो इसको फोर्स करेगा, तो फोर्स करेगा तो ये विंड क्या होगी, डिफ्लेक्ट करेगी, तो हम यूँ खड़े तो ये कौन सा साइड हुआ, राइट साइड, ठीक है। अब साउथ पोल, साउथ पोल यूँ है, ठीक है, विंड अर्थ घूम रहा है तो विंड डिफ्लेक्ट करेगी, फोर्स करेगी, तो ये लेफ्ट साइड मूव करेगा, इतना याद रखना। नाउ दिस इज इक्वेटर, दिस इज इंडिया, दिस इज बे ऑफ बंगाल, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हुआ है, अब ये विंड्स है ना यूँ डिफ्लेक्ट कर रही है, बट बिकॉज लो प्रेशर यहाँ है तो ये क्या करेगी, यूँ जाएगी, यूँ जाएगी, खाली जगह भरेगी, वहाँ जाएगी और वहाँ पे हीटिंग हो रही है, ऊपर पानी जा रहा है वो वहाँ पे फिलअप कर रहा है और ये ऊपर और ऊपर वार्म एयर्स लेके जा रहा है, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे वार्म्स एयर यूँ जाते जाएंगे, ठीक है, और ये जो है ना ये वार्म एयर ऊपर उसको पुश करके ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर आपके ट्रोपोस्फियर के ऊपर तक इतना हैवी क्लाउड बना देगा, जो बोलते हैं ना इतने लेवल तक ऊपर इतना बड़ा सा ग्लूमस क्लाउड बना देगा, स्ट्रेटोग्लूमस क्लाउड, जिसमें पानी बारिश का होता है, बिजली होती है और जो एक्सट्रीम रेनफॉल कर सके, इस तरीके का वो क्लाउड यहाँ पे जनरेट होता है और इतने ऊपर जाके वो हीट रिलीज करने की कोशिश करता है, तब जाके ये क्लाउड इतना बड़ा बनता है, ठीक है, और नीचे से इसको सप्लाई बार बार वार्म मॉइस्ट एयर का मिल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, और ये विंड्स आ रही है तो ये विंड्स बिकॉज ऑफ कोरियोलिसिस फोर्स
यूं यूं घूमने लग जाएगी. सो नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर ये विंड्स आपकी यूं आ रही है, पर बिकॉज यहाँ पे खाली है तो वो क्या हो जाएगी, यूं जाएगी. और कॉरियोलिसिस फोर्स यूं वर्क कर रहा है. तो ये कैसी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी साइक्लोन डेवलप होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन बनते हैं. ठीक है. नाउ सपोज यहाँ पे लो प्रेशर है, विंड यूं जाएगी पर यूं डिफ्लेक्ट होगी बिकॉज ऑफ कोरोलिस. पे यहाँ पे व्हाट विल हैपन, ये यूं जाएंगे यूं. सो ये क्या हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज साइक्लोन बनते हैं. ये याद रखना. ठीक है. सो द रिक्वेस्ट यहाँ पे अब देखो, एक कंडीशन हमने देखा कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 26 से 27 डिग्री. दूसरा कि डेप्थ तक 60 मीटर डेप्थ तक वाटर हीट होना चाहिए. तीसरा एब्सेंस ऑफ विंड शेयर, एब्सेंस ऑफ विंड शेयर. अब वो क्या है, बेसिकली ये जो ऊपर आसमान है, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर जा रही है, अगर कोई ऐसी विंड आ जाएगी तो क्या करेगी, परपेंडिकुलर क्रॉस कर देगी, तो डेवलप भी होने नहीं देगी, ये ऊपर जा ही नहीं पाएगी. तो क्लाउड कैसा बनेगा, जो हैवी थंडर क्लाउड जो बारिश लेकर आए. तो ये विंड शेयर का एब्सेंस हो, एकदम पूरा खुला स्काई, कोई विंड नहीं, वो ज़रूरी है टू डेवलप दिस. ठीक है. सो मेजरली ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे. एंड सप्लाई होना चाहिए. अभी जब ये लैंड पे हिट करता है तो क्या होगा, उसका जो सप्लाई है वाटर का, वार्म वाटर का, वो कट ऑफ हो जाएगा. इसलिए वहाँ पे फिर साइक्लोन आपका डिसिपेट होना शुरू होएगा. तो मेजरली जब यहाँ पे टच होता है तो ये जितना भी वाटरफॉल है वो वहाँ पे लेकर आता है. फ्लड, हैवी रेनफॉल, हैवी विंड, ऑलमोस्ट 210 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से ये विंड चल रही होती है. तो कितनी हैवी विंड्स आती है. नाउ ये आई होप कैसे साइक्लोन्स बनता है वो मैं आपको समझा रही हूँ. इसका सिर्फ अलग अलग नाम है. हरिकेन फॉर द अटलांटिक एरिया पास, जो अमेरिका के आसपास ट्रॉपिकल एरियाज में बनते हैं उसको हरिकेन बोलते हैं. जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के पास बनते हैं उसको विली विली बोलते हैं. जो चाइना के पास बनते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में उसको हम बोलते हैं टाइफून्स. इस तरीके से नाम किए गए. नाउ यू विल बी थिंकिंग कि ओके ये तो नाम समझ में आ गए, पर ये आसानी नाम क्यों दिया है. सी बेसिकली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनएसके, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल फॉर एशिया एंड पैसिफिक. यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल फॉर एशिया एंड पैसिफिक, उन्होंने ये दिया गया है कि टोटल वर्ल्ड में 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स होंगे जो साइक्लोन्स को देखेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को. तो इंडिया का जो IMD है दैट इज ऑल्सो द रीजनल. तो उन लोगों को आपको नाम देने हैं, दे विल क्लियर द नेम्स. तो इंडिया के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर इंडिया, बांग्लादेश, जो भी इंडियन ओशन को टच होता हो, ठीक है. देन यू विल सी श्रीलंका, मालदीव्स, थाईलैंड, म्यांमार, ओमान. इतनी पहले कंट्रीज थी जो 8-8 नाम देती थी. ठीक है. अभी क्या हो गया है, एडिशन हो गया है. यमन भी आ गया है, ईरान भी आ गया है, सऊदी भी आ गया है, कतार भी आ गया है, UAE भी आ गया है. ठीक है. तो इतनी मिलके कंट्रीज 13 कंट्री, तो 13 नाम भेजती है. और सिक्वेंशियल ऑर्डर में, जैसे इन सबका जो ABCD है ना, उस सिक्वेंशियल ऑर्डर में पहले उनकी जितने नाम हो वो होगा, फिर सेकेंड राउंड, फिर ऐसे करके नेमिंग देती. तो इस बार जो आसानी है वो श्रीलंका ने ये नाम दिया था. आसानी मतलब रैप, ठीक है, मतलब साइक्लोन का गुस्सा वाला. अब जो नेक्स्ट आएगा वो थाईलैंड का एक नाम आएगा. इंडिया ने भी भेजा गया है, गति एंड गति है, अग्नि है, व्योम है, इस तरीके के नाम इंडिया ने भी भेजे गए हैं. तो यू विल सी कि जहाँ जहाँ पे इस एरिया में साइक्लोन्स डेवलप होगा तो इन लिस्ट के अंदर से नाम जाएंगे. तो इस तरीके से नेमिंग ऑफ साइक्लोन होती है. क्यों होती है कि भैया कन्फ्यूजन ना हो. फॉर सपोज वी हैव हरिकेन्स, तो वहाँ पे भी नाम होते हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो, सभी के नेम एक ना हो, और रिकॉर्ड हो कि भैया किस तरीके से इतना इम्पैक्ट हुआ है, क्या करना है. तो उसी को समझाने के लिए ये नेमिंग प्रोसेस रखी गई है. ठीक है. नाउ बात करते हैं इंडिया में जो डेडिकेटली एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. ये अथॉरिटी के द्वारा ये बनाया गया क्यों है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए. तो उन्होंने डेडिकेटली साइक्लोन मैनेजमेंट का एक प्लान दिया गया है साइक्लोन मैनेजमेंट के लिए. अब ये जो प्लान है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू सेंडाई फ्रेमवर्क फुलफिल करने के लिए, जो बोलता है नो लॉस,
लाइफ लॉस नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी लॉस नहीं होना चाहिए। अभी साइक्लोन की बात करें तो सालाना सालाना साइक्लोन 2% ऑफ इंडिया जीडीपी को कॉस्ट करता है। 2% इंडिया के जीडीपी को ऑलमोस्ट, मतलब जो डिजास्टर्स है वो कॉस्ट करते हैं। साइक्लोन 8% ऑफ एरिया को अफेक्ट करता है साइक्लोन। दैट मीन्स हमारा कोस्टल जो एरिया है उसका 5700 किलोमीटर ये साइक्लोन प्रोन एरिया है, यहाँ पे साइक्लोन आते आते हैं, ठीक है। सो उसी के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा कि लॉस ना हो, लाइफ लॉस ना हो, हमारा इकोनॉमिक डिजास्टर्स जो इतना जीडीपी का लॉस हो रहा है वो भी ना हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लान। सो पहला प्लान क्या है? मिटिगेशन, नेशनल साइक्लोन मिटिगेशन। वो क्या होगा? प्रिवेंट करना, अर्ली वार्निंग सेंटर्स लगा देना कि पहले से पता चल जाए तो लोग खाली हो जाए, इवैक्यूएट हो जाए, ठीक है। सेकेंड है कि नेशनल डिजास्टर जो फोर्स है, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वो तैनात हो जाएगी, अभी कर दी गई है तैनात। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी आ जाएगी। फिर एक डेडिकेटली नेशनल डिजास्टर जो रिस्पांस है उसके लिए एक रिजर्व रखा गया है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिजर्व फंड। अब ये जो रिजर्व फंड है उसके अंदर ऑलमोस्ट कुछ 2 करोड़ या सर्टेन अमाउंट इज बीन पुट कि कभी भी इमरजेंसी हो दैट फंड कैन बी यूटिलाइज फॉर दैट पर्टिकुलर डिजास्टर, ठीक है। सो ये सारे प्रोग्राम्स करे गए हैं कि हम डिजास्टर को प्रिवेंट करें एंड जो आ रहे हैं उसके लिए हम प्रिवेंशन का काम करें कि इतना हीट ना हो, ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े। मिटिगेशन दैट आने वाला है तो उसके लिए मिटिगेशन के लिए हम अर्ली वार्निंग सेंटर्स के कम से कम लाइफ हो, ठीक है। एंड ऑल्सो वी विल सी कि भैया जब ड्यूरिंग द डिजास्टर हो तो किस तरीके से उस वक्त रिस्पॉन्स करना, कैसे मैनेज करना, एंड पोस्ट रिकवरी मैथड, ये पूरा का पूरा प्लान आउट किया गया है। सो आफ्टर अर्ली वार्निंग सेंटर्स कहीं ना कहीं लाइफ लॉस जो है वो कम हो गई। जैसे फैलीन, ये जो साइक्लोन 2013 में आया था उड़ीसा में, बट बिकॉज ऑफ अर्ली वार्निंग सेंटर्स काफ़ी कम लॉस हुई थी कंपेयर अगर नहीं अर्ली वार्निंग सेंटर्स होते। बट देर आर सर्टन जो साइक्लोन्स है उसकी जो नहीं था कि यहाँ तक आने वाला है, बट सडन शिफ्ट ऑफ द साइक्लोन और नोटिफिकेशन ही नहीं था कि ये आने वाला है, तो वहाँ पे लाइफ लॉस आपको ज़्यादा मिलेगी। अब ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जब फलीन आया था तो उसके बाद वो ज़्यादा कि द रिसेंट साइक्लोन फलीन वो क्या है, साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है एंड नेमिंग कैसे की जाती है, ऐसा मीन्स में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सी टाइफून, साइक्लोन, हरिकेन। ट्रॉपिकल साइक्लोन देखो इस तरीके से फॉर्म होते हैं। नाउ दिस इज द नेम जो आया गया है। तो अभी हाल फिलहाल जो श्रीलंका का असानी है वो है। अब नेक्स्ट जो साइक्लोन आएगा ना उसका नाम होगा सित्रांग, और उसके बाद यूएई का जो नाम है मंदोस, फिर मोका, इस तरीके से नेमिंग होने वाले हैं। फिर वापस से इधर जाएगा। अब इन्होंने प्रोनाउंसिएशन भी बताया कि गलत प्रोनाउंस ना हो, उसके लिए क्लियर प्रोनाउंसिएशन भी भेजे जाते हैं। Now the question for you guys, which of the following are invasive species in India? कौन सी ये, देखो मैं आपको बोल रही हूँ कि एग्जाम आ रही है तो मैंने स्टैटिक क्वेश्चंस का और जो लगता है थोड़ा बहुत करंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रखे गए कि आप लोगों को भी थोड़ा पता चले कि एग्जाम्स है तो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ which of the following are invasive species in India? One is common water hyacinth, Lantana camara, Eucalyptus prospois julifera. सो आंसर्स देखिए, क्वेश्चंस देखिए, समझिए एंड आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए। सारे के नाम आपने एनवायरनमेंट जब पढ़ा होगा तो पढ़ने में आए होंगे। सी ऑल आर दी इन्वेसिव स्पीसीज, है ना, पानी में आ जाता है ना तो बाकी सारे एक्वेटिक जो जीव जंतु है उनके लिए ये डिजास्टर है, ठीक है। ये इतनी ट्रिमेंडस नंबर ऑफ अमाउंट में उग जाते हैं। लाइंचा कैमेरा अगेन दिस इज द फ्लावर्स जो इन्वेसिव है, जो बाकी के
फ्लावर्स को ऊपर हट कर सकती है। ऑल आर दिस आर फ्लावर्स टाइप्स। एक जार जैसा फॉर्म का एक फ्लावर है, जो कोई आए तो वो एकदम खा जाता है। तो ये सारे यहाँ के नहीं, ये इन्वेसिव स्पीसीज है इंडिया के। सो आंसर इज डी। नाउ consider the question for the following pairs, interspecific interaction and example। जी म्यूचुअलिज्म कैसा एग्जाम्पल दिया है, पैराटिज्म का कैसे एग्जाम्पल दिया है, एमएलिज्म का कैसे एग्जाम्पल दिया है। विच अबव द अबव पेयर आर करेक्टली मैच। एनवायरमेंट के अंदर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कंपटीशन, पैराटिज्म, देन म्यूचुअलिज्म। तो उसी के बेस पे आपको एग्जाम्पल देके बोल सकते हैं कि भैया ये सही है या नहीं। तो देखो सी म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों जो स्पीसीज हो उन दोनों को बेनिफिट हो, उसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है। पैरासिटिज्म क्या होता है कि एक ऐसा कि नेगेटिव इफेक्ट करे, मतलब वो खुद के फायदे के लिए दूसरे को हार्म करे। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल है। और तीसरा एमलिज्म क्या बोल रहा है कि एक को बेनिफिट हो और दूसरे को अगर बेनिफिट हो तो ठीक है, वरना न्यूट्रल स्टैंस। सो एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहे हैं म्यूचुअलिज्म का, फिग ट्री एंड द पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ वास्प। तो जो पॉलिनेटिंग की स्पीसीज को क्या करती है, पॉलिनेट करती है, फिग ट्री है, तो दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो ये म्यूचुअलिज्म का करेक्ट एग्जाम्पल है। वन इज करेक्ट, तो वन करेक्ट है, तो ये हटा दो। पैरासिटिज्म, कोयल लेइंग इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ क्रो। आपको पता है ना, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, दूसरे के घोंसले में अपना इंडा रख देती है। तो जो होस्ट है उसको पता ना चले और उसका जो एग है उसके ऊपर कुछ डाउट ना हो, उस तरीके का वो काम करती है, उसको बेनिफिट होगा। बट हैपेंस के जो ग्रो है उसके लिए लॉस है। देन एमलिज्म, ये मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। सो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है। सी एनिमोन एंड क्लॉन फिश। एमलिज्म, सी एनिमोन एंड क्लोन फिश, यहाँ पे दोनों के लिए अच्छा नहीं होना चाहिए। कम्युनिज्म में एक को अच्छा हो दूसरे को असर ना हो। सो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, सभी होगा या नहीं। सी आंसर इज ना ए, म्यूचुअलिज्म एंड ब्रॉड पैरासिटिज्म। कम्युनिज्म इसका एग्जाम्पल है, सी एनिमोन एंड क्लॉन फिश, जहाँ पे एक को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला और एक को बेनिफिट रहेगा। सी एनिमोन के आसपास क्लॉन फिश होते हैं। ठीक है, बट कमेंस वो कमेंसलिज्म वर्ड है, एमलिज्म वर्ड नहीं है। ना मंकी पॉक्स वायरस, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में है मंकी पॉक्स वायरस। क्या है मंकी पॉक्स वायरस? बेसिकली यूके के अंदर एक पर्सन जो नाइजीरिया से आए थे, उनमें ये मंकी पॉक्स वायरस के सिम्टम्स दिखे। अभी उसी के चलते यूके के अंदर काफ़ी 7-8 जने को मिल चुकी। ये पहली बार नहीं हुआ है, लास्ट ईयर भी हुआ था। बट अभी जिस तरीके से थोड़े बढ़ रहे, तो हेल्थ अथॉरिटी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है और काम करे। तो हमें समझना है मंकी पॉक्स है क्या। ना यू कैन सी द इमेजेस, ये मंकी पॉक्स के। स्मॉल पॉक्स छोटे छोटे होते हैं, ये थोड़े बड़े पूरे के पूरे शरीर में हो जाते हैं। ना अभी हुआ क्या कि इंडिया में जब स्मॉल पॉक्स, इंडिया क्या वर्ल्ड वाइड जब स्मॉल पॉक्स था, तो उसको इरेडिकेशन का काम चल रहा था। उसी वक्त 1968 के आसपास एक पूरा का पूरा कम्युनिटी था मंकी का, वहाँ पे ये मंकी ये देखा और इसलिए उसको नाम तब से मिल गया मंकी पॉक्स। बट 1970 वॉज द टाइम पीरियड जब 1970 टाइम पीरियड था कि अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में पहला केस मिला था, एक बच्चा 9 साल का जो मंकी पॉक्स हुआ और जो मर गया। तब से उसका नाम उसको मंकी पॉक्स मिला गया है। पर ये मंकी से नहीं होता है, होता है एक्चुअली ये वायरस है, ये वायरस है जो बनता है बेसिकली जो स्मॉल पॉक्स वायरस की जो फैमिली है ना, प्रोविविदा, उसी फैमिली के एक मेंबर है जिसको बोलते हैं ऑक्यूपिरादा वायरस। आपके काम का नहीं है बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो इसी का ये मेंबर है ये वायरस। ठीक है, ये जो वायरस है ये जूनोटिक डिसीज है, इट इज़ अ जूनोटिक
डिजीज, क्योंकि ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो रहा है। अभी ये एक्चुअली वायरस का कंटेंट आपको चूहों में दिखेगा, स्क्विरल में दिखेगा, इस तरीके से। अभी ये चूहे, स्क्विरल अगर मंकी के कांटेक्ट में आए थे तो उस वक्त मंकी को हुआ गया था, और फिर जब हमने देखा था तो तब से हमने उसका नाम मंकी पॉक्स रखा है, बट एक्चुअल होस्ट ये लोग हैं। क्लियर? डॉर्माइट्स है, ये सारे एक्चुअल होस्ट है। अभी ये जब ये हुआ तो काफ़ी अफ्रीका के अंदर मंकी पॉक्स उस वक्त काफ़ी बढ़ चुका था। ऑलमोस्ट दिस वाज द टाइम पीरियड जब मंकी पॉक्स बढ़ा ना, तब स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने के लिए पूरा वर्ल्ड इंटेंसिफाई हो गया था। स्मॉल पॉक्स हट चुका था बट मंकी पॉक्स के केसेस मिल रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड में अभी कोई स्मॉल पॉक्स के केसेस नहीं है पर मंकी पॉक्स से मिल रहे हैं। मंकी पॉक्स क्या है? बेसिकली आपके जब आप इन्फेक्ट होते हो उसके 3 दिन बाद आपके शरीर में रैशेस बनने लगते हैं, और वो रैशेस से एकदम छोटे 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 दाने होते हैं, उसमें फ्लश पल्स भर जाता है, फिर वो सूख जाते, कड़क हो जाते हैं और एकदम निशान पूरे शरीर में छोड़ देते हैं, ठीक है। इसी के चलते ऑलमोस्ट ये 2 से 4 वीक चलता है सिम्टम। हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, ये सारे उसके सिम्टम्स हैं। सी अगर प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए तो इट इज़ नॉट सीवियर, बट अगर ना हो तो फिर ये अफेक्ट कर सकता है और थोड़ी डेथ भी है। नाउ बात करते हैं 18 कंट्रियों में है हाल फिलहाल के अंदर, मेजरली 2 कॉन्टिनेंट के अंदर। ये पहले दूसरी कंट्रीज़ में नहीं था, पर ये आउटब्रेक कब हुआ दूसरी कंट्रीज़ में? सबसे पहले यूएस में हुआ था 2003 में, बट उससे पहले नाइजीरिया में ये आउटब्रेक बहुत फैला था, ठीक है। नाइजीरिया में ये आउटब्रेक बहुत फैला था 2003 के अंदर। कोई नाइजीरिया से मतलब कोई अफ्रीका से कुत्ता भेजा होगा, डॉग। अब वो कुत्ता जहाँ गया ना, वो कुत्ता मंकी पॉक्स से अफेक्टेड था। अब वो जो ह्यूमन के टच में आया तो ह्यूमन अफेक्टेड हो गया। तो यूएस में पहला आउटब्रेक इस तरीके से हुआ था। इसी तरीके से जो वहाँ से पास हो रहे थे, जो वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए गए, दे गॉट इन्फेक्टेड, वो गए अपने वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने ट्रांसफर। ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है अगर इफ़ यू गेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन, उसके फ्लश या जो भी उसकी चीज़ें हो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आओ तो, ठीक है। इसलिए हाल फिलहाल ये न्यूज़ के अंदर है। एज सच बात करें वैक्सीनेशन, तो देर इज़ नो डेडिकेटेड वैक्सीनेशन, प्रिवेंशन है क्या प्रिवेंट करो। और जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन है वो ट्राई कर रहे हैं, 85% एफिकेसी उसकी दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट मंकी पॉक्स। सो यू कैन सी बेसिकली 2 डिस्टिंक्ट क्लेड बताते हैं, वेस्टर्न अफ्रीका क्लेड एंड कॉन्गो बेसिन क्लेड। ये इस तरीके से होता है, ठीक है। नाइजीरिया के अंदर सबसे ज़्यादा आउटब्रेक हुआ था, ऑलमोस्ट मोर देन 180 केसेस नाइजीरिया के अंदर है। सी दिस इज़ द नाइजीरिया। सी ये आपका DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ये आसपास का जो एरिया ना वो सेंट्रल कॉन्गो के अंदर आता है, तो वहाँ पे ये आउटब्रेक्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। ना बात करते हैं ला नीना एंड एल नीनो की। वी हैव बीन सीइंग कि इंडिया में किस तरीके से हीट वेव बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट इन द टाइम ऑफ मार्च, हीट वेव की टाइम पीरियड हम देखते हैं जून तक होती, कभी कभी जुलाई तक जाती, पर मैक्सिमम शुरू होता है मई के अंदर। पर इस बार मार्च के अंदर 40 डिग्री तक का तापमान पहुंच गया है। इट इज़ द हाईएस्ट रिकॉर्ड। कुछ ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 165 साल का रिकॉर्ड टूटा है कि मार्च के अंदर इतना हाईएस्ट टेम्परेचर हो 40 डिग्री। सो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ों को समझा है कि क्यों इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है। ला नीना एंड एल नीना इसके अंदर क्या प्ले कर रहे हैं वो हम समझते हैं। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ, व्हाट इज़ ला नीना एंड व्हाट इज़ एल नीना। सी एक वॉकर सर्कुलेशन होता है, दिस इज़ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ये हमारा ईस्टर्न पैसिफिक पूल है। ये आपका साउथ अमेरिका, ये पेरू है। यहाँ पे करंट, कोल्ड करंट चलता है, यहाँ पे वार्म करंट, ठीक है। अभी मेजरली यहाँ पे सेंट्रल में हीटिंग होती है, ठीक है, और उसी के चलते यहाँ पे वार्म करंट इकट्ठा होता है और यहाँ पे कोल्ड करंट जाता है। तो क्या होगा, कोल्ड करंट जाएगा तो ये पानी है, ये वार्म इधर जाएगा तो यहाँ पे फ्रेश वाटर आएगा, ठंडा नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा, तो उससे वहाँ पे फिशिंग कंडीशन होती है। अब कोल्ड करंट जा रहा है मतलब ड्राई इफेक्ट देगा, तो यहाँ पे डेजर्ट है, ड्राई इफेक्ट, पर यहाँ पे फिशिंग हो रही है, ठीक है। अभी ये ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, यहाँ से नीचे आता है। यहाँ पे वार्म है करंट, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सॉरी
लेट मी जस्ट क्लियर वन थिंग, ये यूं करंट नीचे से पास हो रहा है, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, दैट मैंने आपको बोला था ना इवेपरेशन होगा, तो इवेपरेशन के चलते यहाँ ऊपर तक बादल बनेंगे और थोड़ा जैसे विंड डिसिपेट होगी वो नीचे जाएगी, तो यहाँ हाई प्रेशर जोन बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन। ये जो है ये नॉर्मल वॉकर सर्कुलेशन है। तो जब भी यहाँ पे लो प्रेशर होगा, एक्सट्रीम वेस्टर्न पूल पैसिफिक पूल में लो प्रेशर होगा, तो यहाँ पे ये जो विंड्स है ना ये इधर भी जाएगी ऊपर से, ठीक है। और ये विंड्स और इंडिया के तरफ जो बारिश लाने वाली विंड्स है ना उसको और पुश करेगी इंडिया के तरफ। ये नॉर्मल तरीका है हमारे यहाँ पे मानसून किस तरीके से वर्क करता है। इंडियन मानसून सिर्फ एक पैरामीटर में नहीं, बहुत सारे पैरामीटर में वर्क करता है, वो आप ज्योग्राफी में इन डिटेल में देखोगे, बट जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग यू ओवर हियर। अब व्हाट हैपन, ये जो सदर्न ऑसिलेशन है ना, इसके अंदर ये सारे रीजन्स जो है उसको, देयर आर 4 रीजन्स जिसको बोलते हैं नीना रीजन, ठीक है। ये नीना रीजन के ऊपर मेजर करके पता चलता है कि एल नीनो है या ला नीनो है, ठीक है। अभी जो कंडीशन यहाँ समझो, ये जो लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो रहा है और ये जो हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये स्विच हो जाए, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाए, यहाँ पे लो प्रेशर, तो क्या होगा, बारिश यहाँ होगी, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीम बारिश और यहाँ पे सूखा, तो यहाँ पे ड्रॉट कंडीशन यहाँ पे पड़ जाएगी। अब यहाँ पे सूखा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो रहा है, दैट मीन्स विंड इधर जाएगी नहीं, विंड तो नीचे आ रही है, विंड इधर जाएगी नहीं, तो यहाँ विंड जाएगी नहीं तो इंडिया में बारिश आएगी नहीं, तो ये किसे क्या बोलते हैं, एल नीनो। ये एल नीनो है। तो जब भी एल नीनो होता है उसकी इफेक्ट आपको 2 से 12 महीने तक दिखती है और इंडिया में मॉनसून कम होता है, उस वक्त ऑलमोस्ट ड्रॉट जैसी कंडीशन बढ़ जाती है। बट यही जो सर्कुलेशन है, वॉकर सर्कुलेशन, यहाँ पे लो प्रेशर इंटेंसिफाई मोड पे हो और हाई प्रेशर भी इंटेंसिफाई मोड पे हो, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सट्रीम बारिश और यहाँ पे एक्सट्रीम सूखा, और ये और फोर्स से इंडिया के ऊपर जो ट्रेड विंड्स जा रही है बारिश ले जाने वाली, और फोर्स देगा और बारिश होगी, ठीक है। अब व्हाट हैपन, अभी ला नीना इज रिस्पॉन्सिबल, क्यों, ला नीना विंटर के टाइम पे होता है, तो ऑलमोस्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो सब आपको इंडिया के अंदर एकदम कोल्ड चिल क्लाइमेट देखने को मिलेगा। बट समर के टाइम के अंदर ये जो गर्म हवा है ये बढ़ रही है इंडिया की तरफ बिकॉज ऑफ ला नीना। ला नीना इज रिस्पॉन्सिबल, जिसको हम दोस्त मानते थे, उसी की वजह से आज गर्मी बढ़ रही है। ये एक कंडीशन बताई गई है। दूसरा ये कंडीशन बताया है एब्सेंस ऑफ एंटी साइक्लोन। अभी जो साइक्लोन होते हैं ना वो और पुश करते हैं, पर एब्सेंस है एंटी साइक्लोन कंडीशंस है, एंटी साइक्लोन जो कंडीशन होनी चाहिए साइक्लोन की वो नहीं है, उसकी वजह से और वार्म विंड्स आ रही है। प्लस एब्सेंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपके वेस्टर्न के वहाँ पे जो साइक्लोन्स होते हैं उधर से जो हवा जाती है उसके एब्सेंस, क्योंकि इंडिया के ऊपर हाई प्रेशर फॉर्म हो रहा है। हमने देखा था कि जब ITCZ यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करता है तभी ये विंड्स हाई प्रेशर से यहाँ आएगी और बारिश लेके इंडिया में आएगी। बट यहाँ पे हाल फिलहाल में जो जेट स्ट्रीम है ना वो इस तरीके से मूव कर रही है ट्रफ मोड में, तो वो क्या कर रही है, हीट डोम क्रिएट कर रही है। यहाँ पे वो हीट डोम क्रिएट कर रही है पर्टिकुलर एरियाज के अंदर। अब वो हीट डोम क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपकी लो प्रेशर है, हवा जा रही है, बट ऊपर हाई प्रेशर है, तो ये क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, तो उसको ऊपर बढ़ने नहीं दे रहा, तो ये क्या हो गया, एक डोम बन गया कि वहाँ पे गर्म की गर्म हवा पैक हो जाए। ये कंडीशन बिकॉज ऑफ जेट स्ट्रीम हो रही है और इसे बोलते हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, ठीक है। दूसरा, क्योंकि हाई प्रेशर वहाँ पे डेवलप हो रहा है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसी की वजह से यहाँ पे थोड़ी शांति नहीं ला पा रहा, तो ये सारे के सारे फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है अभी की गर्मी के लिए। सी दिस इज, यहाँ से जाता है कोल्ड वाटर, इक्वेटोरियल विंड मूव वार्म वाटर, और हमने देखा कैसे नॉर्मल ईयर में बारिश होती है। एल नीनो में उल्टा हो जाता है, इसलिए बारिश नहीं आ पाती। सी दिस, अभी जब ला नीना हो ना तो ये और फोर्स से जाता है, ये रहा देखो स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स, तो और ज़्यादा बारिश आती है। पर ये जो ट्रेड विंड्स है ना आज उसी के वजह से गर्मी आ रही है बहुत एक्सट्रीम, प्लस जो जेट स्ट्रीम चल रही है वो ट्रफ बेसिस पे चल रही है, तो हीट डोम क्रिएट कर रही है जो कनाडा में हुआ था।
एंड तीसरा रीज़न कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो फ्लो है वो इसलिए काम नहीं कर रहा है। सो ये 3 मेजर कारण है। नाउ बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। ये तीनों की तीनों योजना के 7 साल होने आए हैं। ये तीनों योजना सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करने के लिए बनी गई थी। ना एक करके सबको समझते हैं। 2015 में ये योजनाओं को लाया गया था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। जीवन ज्योति मतलब लाइफ, ठीक है, मतलब हमारी जो जीवन की ज्योत है वो बुझ जाए तो क्या। सो ये क्या है, डेथ इंश्योरेंस, ये बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बोला गया है कि जो गवर्नमेंट का जनरल इंश्योरेंस कंपनी मतलब LIC और बाकी की कोई भी कंपनी है वो ये पॉलिसी दे सकती है, आपको बैंक से पोस्ट में मिल सकता है, ठीक है। जीवन ज्योति के अंदर जो आपका अकाउंट है, आपने बोल दिया कि मुझे चाहिए, तो आपको सालाना एक बार 330 रुपये आपके अकाउंट में से ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये स्कीम चलती है आप जब 18 साल के हो तब से लेके 50 साल तक, इन केस लेट से लेट 55 साल तक वर्क करेगी। अभी ये टाइम पीरियड है कि सपोज आप नहीं रहे, कुछ हो गया, डेथ हो गई, तो उसी के चलते अगर ऐसा कुछ भी हो फॉर दिस ईयर आपने 330 रुपये भर रहे, ऑटोमेटिक अकाउंट से कट गया, ठीक है, आपको कुछ हो गया, आप नहीं रहे, तो आपकी फैमिली को 2 लाख रुपये मिलेंगे। 2 लाख रुपीज़ आपकी फैमिली को दिया जाएगा। तो हर साल 330 रुपये कटते हैं। अभी इससे ज़्यादा की एज क्यों नहीं रखी, क्योंकि फिर क्या होता है, लाइफ हम ज़्यादा एज रखेंगे तो दैट इज़ दी टाइम पीरियड के ऑलरेडी एजिंग पीरियड है, तो चांसेस ज़्यादा है मॉर्टेलिटी के, तो वो नहीं रख सकेंगे, नहीं तो नुकसान हो जाएगा ना कंपनी को। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इस दिस एज के लिए दी गई है और 2 लाख मिलेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना ये सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लाया गया है, ठीक है। नाउ बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें 18 साल से लेके 70 इयर्स वाले लोग एलिजिबल रहेंगे। एलिजिबल कौन होंगे, 18 साल से 70 इयर्स लोग, ठीक है। क्या कितने रुपए कट हो गए इसमें, तो 12 रुपये हर मास हर साल कटोगे, 12 रुपये हर साल कटोगे। एक बार आप जुड़े, आप बाद में भी निकल सकते हैं, आपको चाहिए तो आप कैंसिल भी करवा सकते हो, वापस से जुड़ सकते हो इन टाइम पीरियड के अंदर। पर जब आपने हाँ बोल दिया तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से सालाना ये चीज़ कटता है। अब ये जो है ना जीवन सुरक्षा बीमा योजना, आपकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, यहाँ क्या बात हो रही है कि सपोज आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आप पार्शली डिसेबल हो गए या टोटली डिसेबल हो गए या एक्सीडेंट की वजह से आपकी मौत हुई है, तो उसके लिए आपको सरकार ये मतलब ये स्कीम के थ्रू एक कंपेंसेशन आपकी फैमिली को दिया जाएगा। मतलब पॉलिसी ली है आपने तो आपको वो पॉलिसी के रुपए मिलेंगे 2 लाख। अगर एक्सीडेंट की से आपकी मौत हो गई है तो आपको 2 लाख मिलेंगे। अगर मतलब टोटली आप डिसेबल, आप एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी आपके अंदर आ गई तो 2 लाख मिलेंगे। पार्शियल डिसेबिलिटी आई है, जैसे एक आँख गई है बाकी सब वर्किंग है, तो 1 लाख मिलेंगे। तो इस तरीके से इसमें पॉलिसी के रुपए मिलते हैं, 12 रुपये कटते हैं। अभी ये एज रखने का काम क्यों है यार, एक्सीडेंट तो कोई भी उम्र में हो सकती है, राइट, इसलिए ये रखा गया है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कोई भी बैंक या पोस्ट में आपको ये योजना आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है कि अगर कल उठ के कोई घर का फैमिली से वर्निंग मेंबर हो, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उस फैमिली को एटलीस्ट ये पॉलिसी के पैसे तो मिल सके, उसी के लिए सरकार के द्वारा ये सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड किया है। नाउ बात करते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ये नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर देख रही है बाय PFRDA। PFRDA पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो इसको संचालित करती है, ये स्कीम को, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम को। उसी के अंदर अटल पेंशन योजना है। ये नेशनल पेंशन स्कीम 2004 से थी।
जिसमें बोला गया था 2004 से या उसके बाद से जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है उन लोगों के पैसे कटे जाएंगे दो तरीके से, एक तो वॉलेंट्रीली होगा, एक फिक्स होगा पेंशन के अमाउंट, ठीक है, इस स्कीम के अंदर। फिर 2009 से पूरे भारत में सभी के लिए ये, सारे सिटीजन के लिए ये लागू कर दी गई है। नेशनल पेंशन स्कीम की बात कर रही हूँ मैं, APY की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि टैक्स के अंदर इतना आपको डिडक्शन मिल सकता है अगर आप पेंशन लेते हो। इस स्कीम में जाते हो तो और 50,000 का एडिशनल डिडक्शन भी मिलता है। ये सभी के लिए है, कोई भी इसके ऊपर मतलब कोई भी इस स्कीम को जुड़ सकता है। 18 से 40 साल की जो एज है नेशनल पेंशन स्कीम जुड़ने की, मैं वो बोल रही हूँ, जुड़ने की आपके पेंशन कटेंगे इवन फॉर द गवर्नमेंट ऑफिसर एंड बाकी के। इसमें क्या है कि सपोज आपको इतना आपने जुड़ा, आपको पेंशन मिलेगा 60 के बाद, ठीक है, पर फॉर एग्जांपल आपको रुपए निकालने हो तो पार्शियल विड्रॉल है, अगर आपके 10 साल पॉलिसी के हो जाते हैं तो पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। एंड इसमें भी टैक्स डिडक्शन फ्री कर दिया गया है सरकार के द्वारा, 60% टैक्स डिडक्शन फ्री कर दिया गया है, पूरा जब निकालोगे तब 100% टैक्स डिडक्शन फ्री कर दिया। तो काफ़ी सारे इसके पैरामीटर हैं। अब बात करते हैं अटल पेंशन योजना। ये लाए गए हैं उन लोगों के लिए जिनकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लोग काम करते हैं, जिनकी तनख्वाह 15,000 या उससे कम की हो, उन लोगों के लिए सरकार के द्वारा एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट पेंशन जैसी स्कीम लाई गई है। 18 से 40 साल के अंदर जुड़ना है, 60 ईयर के एज के अंदर आपको पेंशन मिलेगा 1,000, 2,000, 5,000, डिपेंड कितना कर रहे हो। 42 रुपीज़ से लेके 219 रुपीज़ तक आप स्टार्टिंग में कर सकते हो। अगर लेट में जुड़ते हो तो 1,500 रुपये, डिपेंड कौन से टाइम पे जुड़ रहे हो उस अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेशन होता है, और जितना ज़्यादा बढ़ रहे हो उतना ज़्यादा पेंशन मिला जाता है। ये जब स्कीम शुरू की थी उसके 3 साल तक का मोमेंटम दिया गया था सरकार ने कि हम भी आपके तरफ का आधा पैसा देंगे, तो उस वक्त जिसने मिली थी तो उसका सरकार के द्वारा भी आधा पैसा दिया गया था। तो ये स्कीम है अटल पेंशन योजना। सो इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इस तीनों स्कीम के 7 साल हुए इसलिए न्यूज़ में थी। अभी बात करते हैं अटल पेंशन योजना की। फॉर एग्जांपल ये तो पेंशन है, अभी जो पेंशन भरने वाला है वो बीच में ही नहीं रहा तो जो उसकी बीबी होगी, जो उसकी स्पाउस होगी, या तो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में से कोई भी जो उसके स्पाउस होंगे वो इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं पैसे भर के टिल दी टाइम पीरियड 40, ठीक है। फिर 60 के बाद आपको मिलने वाला है, मतलब 60 तक आपको ये भरना है, 18 से 40 में आपको ज्वाइन करना है। नाउ इफ़ सपोज 60 के हो गए एंड कोई भी एक स्पाउस है वो नहीं रहा जिसकी ये पॉलिसी है, राइट, तो वो जो उसका स्पाउस है उसको उसका पेंशन का अमाउंट जाएगा। अब दोनों ही नहीं रहे तो जो भी नॉमिनेट मेंबर होंगे पूरा अमाउंट उसको चला जाएगा। तो ये स्कीम के प्रावधान। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सांची स्तूपा। सांची स्तूपा इज वन ऑफ द इंडियाज प्राइमरी बुद्धिस्ट site and contains some of the oldest stone structure in the country. Sanchi is regarded as one of the first monastic stupa. Buddha had visited Sanchi multiple times. अभी आपको आंसर बताना है। फटाफट आंसर बताइए। कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दीजिए। सांची स्तूपा के बारे में है, बुद्धिज्म के रिलेटेड है क्वेश्चन। इट इज मोस्ट फ्रॉम द स्टैटिक क्वेश्चन। Sanchi Stupa is one of India's primary Buddhist site and contains some of the oldest stone structure in the country. Correct? That is completely correct. ये क्या है? Rock based monument है। Sanchi is regarded as one of the first monastic stupa. Buddha had visited Sanchi multiple times. अब इधर ही पता चल जाता है तो आंसर आपको पता क्लियरली चल जाता है।
बुद्धा कभी सांची गए नहीं है, बुद्धा सारनाथ गए, सांची कभी भी नहीं गए। सो थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड हटा दो, आपके पास बी और सी ऑप्शन है, आंसर इज बी। सांची इज एज वन ऑफ द फर्स्ट मोनेस्टिक स्तूपा बोला जाता है। हुएनसांग भी नहीं गए थे, इसलिए रिकॉर्ड भी नहीं है, ठीक है। नाउ consider the following statement regarding Aihole inscription. It was written in Brahmi script. It mentioned the defeat of Harshvardhan by Pulkeshin II. It was written by Ravi Kirti. पुलकेशिन 2 के सेक्रेटरी थे रवि कीर्ति। चलो इतना भी हिंट दे दिया मैंने आपको। सी इट वॉज रिटन बाय रवि कीर्ति, दैट इज करेक्ट। अयोल इंस्क्रिप्शन में बताया कि कैसे पुलकेशिन 2 ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा बॉर्डर के ऊपर। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में नहीं लिखी, कन्नड़ स्क्रिप्ट और संस्कृत स्क्रिप्ट में लिखी गई। सो आंसर इज डी। नाउ लेवल ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग। एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 9.99% हाल फिलहाल में अचीव हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में है। एथेनॉल है क्या, पहले तो ये समझो। एथेनॉल, ठीक है, एक टाइप का अल्कोहल है जो आपके जैसे फूड प्रोडक्ट्स जैसे पोटैटो, स्टार्च, कॉर्न, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा वीट, सरगम एक्सेट्रा, इसमें से बनता है एथेनॉल। एथेनॉल बेसिकली C2H5OH, ठीक है। अब मिथेनॉल भी है, ठीक है, जो मिथाइल बोलते हैं उसको, वो खराब दारू, सड़ी हुई दारू, अब वो बोलते हैं ना कितने बोल के दारू पी के लोग टपक गए, वो ऐसी दारू जो जहर बन जाती है वो मिथेनॉल वाली होती है, ठीक है। वो होती है CH5OH, वो अच्छी नहीं, ये वाली अच्छी होती है इथेनॉल। अल्कोहल तो अच्छी नहीं होती है, बट इससे अल्कोहल बन सकती है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर जो ऑक्टेन रेटिंग होती है जिसको ब्लेंड करके हम व्हीकल चला सकते हैं। इसलिए इथेनॉल को हमारे जो क्रूड ऑयल है इसके साथ ब्लेंडिंग करने की कब की आई कैन से कि इस तरीके से पुश गवर्नमेंट के द्वारा करा जा रहा है। आप देखते होंगे पेट्रोल भराते वक्त वहाँ पे लिखा होता है 5% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल, 10% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल, इस तरीके से, ठीक है। नाउ इथेनॉल बनता कैसे? इथेनॉल बेसिकली अब फॉर एग्जांपल कॉर्न है, ठीक है, इसको मैंने क्रश कर दिया, कॉर्न को मैंने क्रश कर दिया, अब उसको मैंने पानी में डाल के थोड़ा उसको बॉईल किया, तो वो थोड़ा स्टार्ची सा जैसा बन जाता है। उसी स्टार्ची के अंदर मैं कोई एंजाइम डालती हूँ, तो वो उसका एक वर्जन बनाता है जिसके अंदर शुगर वुगर सब कुछ होता है। फिर ईस्ट ऐड करती हूँ जो फाइनली उसको जाके इथेनॉल देता है, बट वो जो प्रॉपर इथेनॉल नहीं होता उसमें ऑलमोस्ट ये ईस्ट की वजह से एक तो होगा जो कंपोस्ट हमें मिलेगा जो आप एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हो, और एक ऐसा लिक्विड जैसा मिलेगा जिसमें इथेनॉल की मात्रा कुछ लगभग 10% होगी और बाकी का पानी होगा। तो इसे हीट करके फाइनली इसमें से आपको 5-8% जितना इथेनॉल मिलता है। ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ व्हाट बायो, ये मतलब रिन्यूएबल, आप इसको बार बार कर सकते हो, इसलिए बायो इथेनॉल की डिमांड हो रही है कि इससे हम पेट्रोल में मिला के हम हमारा क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट है जो ऑलमोस्ट अबाउ 500 बिलियन है उसे कम करना चाहते हैं। तो अगर इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो जाती है 20%, तो 4 बिलियन जितना हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये जो थी इथेनॉल ब्लेंडिंग की प्रोसेस थी, शुरू हुई थी 2005 के आसपास, जैसे शुरू कर दी गई थी कि इथेनॉल ब्लेंड किया जाएगा 5% जितना। फिर बाद में जाके टारगेट सरकार के द्वारा दिया था कि 2030 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग 20 होगी, पर हाल फिलहाल में टारगेट को चेंज करके 2025 डाल दिया गया है कि तब तक इथेनॉल 20% ब्लेंड होगा पेट्रोल के अंदर। अभी इसमें भी क्या टारगेट, एक कमेटी सरकार के द्वारा बनाई थी कि ये कैसे अचीव करे, ठीक है। तो उसमें बोला गया था ये कमेटी ने कि 2020 तक
आप 10% ले आओ, ठीक है, 2020 तक और या तो 22 तक, और 25 तक आप 20% ले आओ। तो हाल फिलहाल में आप देखोगे कि 2013 में ऑलमोस्ट 1% जितना ब्लेंडिंग होता था एंड 2020 के अंदर आते आते 8% जितना ब्लेंडिंग हुआ है, मतलब काफ़ी फास्ट में अचीव हो रहा है। अभी इसके फ़ायदे क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जो काफ़ी पॉल्यूटेड गैसेज है वो रिलीज होने बंद हो जाएंगे। दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, काफ़ी प्रोडक्टिव है इथेनॉल ब्लेंडिंग। टारगेट भी है E85 का 85% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल। ना क्रिटिसिज्म इसका क्या है कि ये खाने वाले फूड्स की यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें सरकार के द्वारा बेसिकली पहले में क्या होता था, फूड्स का यूज़ कर रहे थे, तो उसमें ज़्यादा ध्यान रख के नहीं, सेकेंड जनरेशन वाले इथेनॉल रिफाइनरी पे रखा गया है, जहाँ पे ऐसे फूड्स जो खराब हो, बासी सड़ेले खराब, ठीक है, या तो प्लांट्स, उसको यूटिलाइज किया जाएगा। एंड मेजर फोकस थर्ड में होगा जहाँ पे अलगाई बनाई जाएगा जो इथेनॉल प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। सो ये 3 जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल यूटिलाइज हो गए। अभी ये इसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया है, गवर्नमेंट इसके लिए स्पॉन्सर भी कर रही है। सो यहाँ आप देख सकते हो क्रॉप फर्मेंटेशन, प्योरिफिकेशन, इथेनॉल ब्लेंडिंग, ट्रांसपोर्ट एंड पेट्रोल स्टेशन में जाके मिल जाता है, ठीक है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर 20% ब्लेंडिंग करने का टारगेट रखा है, अभी चेंज कर दिया है 1G 2G मोबाइल वाला नहीं, दिस इज़ फॉर जनरेशन ऑफ बायो इथेनॉल, जहाँ पे हम खराब जो वेस्टेज फूड्स है उस सबको यूज़ करने वाले, उस बायो रिफाइनरीज के लिए 5,000 करोड़ 6 साल में सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, टैक्स डिडक्शन भी है, ठीक है। प्लस मोलासिस, शुगर केन जूस, उन सबको एनकरेज करो और वहाँ पे प्रोक्यूरमेंट हो, उसी के लिए हाल फिलहाल में सरकार ने भाव बढ़ा दिया है कि जो उगा रहे उन लोगों के लिए भी एनकरेजमेंट करने के लिए इंसेंटिवाइज तो करना पड़ेगा। तो सरकार ने रेट बढ़ा दी है कि इसको अगर प्रोक्योर करना है तो इतने रेट में पड़ेगा, बी वाले मोलासिस को प्रोक्योर करना है तो ये रेट में पड़ेगा, शुगर केन के जूस को प्रोक्योर करना है तो ये रेट में पड़ेगा, GST एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगेंगे जो प्रोक्योर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इंकरेजमेंट सरकार के द्वारा कर रहा है कि जो उगा रहे हैं उन्हें मिले और सही रेट भी मिले, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो रिसर्च के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। इवन बायोडीजल की भी बात कर रही है, 5% बाय 2030 बायोडीजल। अब ये बायोडीजल की सरकार की ये इच्छा है कि जो कुकिंग में जो यूज़ हुआ तेल होता है ना, उसे यूटिलाइज करे, ठीक है, या तो नॉन एडिबल सीड को यूटिलाइज करे कि जिससे बायोडीजल हम जनरेट कर सके। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ये सारे प्रयास जारी कर रहे हैं, ठीक है। एडवांटेजेस अगर देखें तो मैंने आपको बोला ये सारे गैसेस हट सकते हैं, हमें सस्ता, मेन क्या है, क्रूड जो हम इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, हमें सस्ता पड़ेगा। दूसरा, सरकार ने बोला कि जो वाटर सेविंग वाले क्रॉप्स है जैसे मेज, उस सब के ऊपर फोकस करो रेदर देन मोर वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स। नाउ क्रिटिसिज्म क्या है कि खाने का यूटिलाइज हो रहा है, ये एक क्रिटिसिज्म दिया है। दूसरा कि इंडिया का अगर ह्यूमन हंगर इंडेक्स देखें तो 101 आया है 116 के सामने, तो इतना हंगर है, तो आप खाना पेट्रोल बनाने के लिए दे रहे हो, जो इथेनॉल बनाने के लिए, इट इज़ अ वेस्टेज, जिनको खाना चाहिए पहले उनको दो। तो ये क्रिटिसिज्म है उनका। ये कहना है कि भैया जो लैंड है आपकी जो लैंड है वहाँ पे आप बाकी के रिन्यूएबल एनर्जी उगाओ ना, रेदर देन आप बायो इथेनॉल फ्रॉम फूड्स उगाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये काफ़ी बात थी। नाउ मूविंग फर्दर, सुप्रीम कोर्ट पुट कॉलोनियल सेडिशन लॉ ऑन होल्ड। अभी आप देख सकते हो ये 3 जजेस है हमारे CJI, ठीक है, दैन द अदर जज एंड हेमा कोहली, ये 3 जो जजेस है इन्होंने मिलके हाल फिलहाल में सेडिशन के ऊपर जो बात चल रही थी, काफ़ी PILs भी फाइल अप हुई थी। तो यहाँ पे सरकार जो CJI है उन्होंने अभी सरकार को ये बोला है कि आप अपना थोड़ा फैसला देखिए, थोड़ा ये जो पुराने लॉज है उसको बदलने की कोशिश करिए, तब तक कोई भी सेडिशन का बेसिस पे FIR नहीं लगेगा। जिनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं या ट्रायल्स नहीं हुए सेडिशन के बेसिस पे, उन सबको अभी होल्ड कर दिया जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स वो बेल लेके फ्री हो सकते हैं फिलहाल के लिए। ये हाल फिलहाल की बात है ना। बात करते हैं सेडिशन है क्या। सो आर्टिकल नंबर सेक्शन बोल सकते हैं, आर्टिकल तो मैं नहीं बोल सकती इसको, सेक्शन IPC का 124A, ठीक है। ये क्या बताता है कि आप डिसअफेक्शन कर रहे हो, डिसअफेक्शन, डिसलॉयल्टी,
एंड हेट्रेड फीलिंग टुवर्ड गवर्नमेंट, उसे सेडिशन बोला जाता है, मतलब राजद्रोह, आपने एक राजद्रोह किया, ठीक है। सो ये कानून बेसिकली आईपीसी के अंदर शुरू हुआ था ब्रिटिशर के द्वारा, जिन्होंने आईपीसी कोड किया था। इट वाज थॉमस मैकॉले जिन्होंने एक्चुअली इसको रखा गया था 113 में, जब उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था, पर जब फाइनल आईपीसी 1860 में आया था तब सेडिशन था नहीं, बट 1870 के बाद लिटन ने इसको डाला गया था। क्यों? क्योंकि काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था और वो नहीं चाहते थे, काफ़ी रिवॉल्यूशन भी हो रहे थे, तो उसी के बेसिस में उन्होंने आवाज़ दबाने की कोशिश की गई थी। अभी आगे जाके आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर बात थी कि यार ये तो क्या है, कॉलोनियल एरा का लॉ है, इसे हटाओ, हमें तो फ्रीडम की बात कर रहे थे, ये लॉ रखने का मतलब नहीं है। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेकर्स थे उसमें से के मुंशी ने बोला कि भैया सरकार चलानी है तो सरकार को सुनने वाला भी तो होना चाहिए, कोई लॉ कायदा भी होना चाहिए, तो पब्लिक ऑर्डर इज द सोल ऑफ दिस, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना इज द सोल ऑफ दिस। कल उठ के कुछ ऐसा एजुटेशन हो गया और सरकारी गिरा दी, जो अगर कुछ है ही नहीं उस तरीके से, कोई गलत इस्तेमाल हुआ किसी भी तरीके से, सो पब्लिक ऑर्डर इज द सोल फॉर दिस सेडिशन, और ये सेडिशन को रखा गया था। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस यू हैव सीन कि इसे रखा गया है। सबसे पहला केस 1950 के अराउंड आता है, रुमेश थापड़ केस, रुमेश थापड़ वर्सेस जो केता स्टेट का। उसमें क्या बोला गया सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सबसे पहले सेडिशन के अंदर जो बात कर रहे हैं डिसअफेक्शन, डिसलॉयल्टी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिंपली बोल ना सको, आप बोल सकते हो, आप क्रिटिसाइज सरकार को कर सकते हो, बट ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं कि आप बोल रहे हो कि सभी लोग हाथ में हथियार ले लो, सरकार को गिरा देंगे, वो वाला लॉ के अंदर, दायरे के अंदर आप अपने राइट्स उठा सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगेन इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की। और भी केस चले, फिर एक फेमस केस था केदारनाथ केस, जहाँ पे बोला कि इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए ये सेडिशन का लॉ, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्टिकल 19 रिस्ट्रिक्शन देता है, और पब्लिक ऑर्डर जो है उसी का ही एसेंस है सेडिशन, ठीक है। बट हाँ, जो नॉर्मल, जो इनोसेंट है, जो सरकार कुछ कर रहे हैं उसको नॉर्मली आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप वॉयलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, टर्न डाउन लाने की कोशिश कर रहे हो, या लॉ अपने हाथों में लेने की कोशिश, यू आर जस्ट नॉर्मली क्रिटिसाइजिंग बाय राइटिंग और सेइंग, ठीक है। तो दैट डजंट कम अंडर दी सेडिशन। अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप जो कर रहे हो जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों पे हो और वो हाथ में बंदूक ले लिया, कुछ भी ऐसा वॉयलेंस कर ले, तो वो सेडिशन का एक्ट है। बट अगर ऐसा नहीं, आपने नॉर्मली सरकार की पॉलिसी पे क्रिटिसिज्म किया, देन इट इज़ नॉट अ सेडिशन। अगेन कन्हैया केस हो, फिर लास्ट में अभी जो विनोद दुआ का केस था, जहाँ पे पीएम के लिए बोला गया था, उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा दिया था। उन्होंने ये बोला था कि पीएम ने सही से कोविड टाइम को, सही जो क्राइसिस हुई थी उसे सही से हैंडल नहीं किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे नॉलिफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो है, ये क्रिटिसिज्म करना जायज़ है ना, इसमें यहाँ एक पर्सन जो है उनको बोला गया है, उस पोस्ट के लिए नहीं बोला गया। पोस्ट की खराब नहीं कि ये ऐसे पीएम जैसी पोस्ट नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं बोला गया है, ठीक है। जो वो पर्सन है उसने सही से नहीं किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने सही से नहीं किया, तो आप उसे नॉर्मली क्रिटिसाइज कर सकते हो। अगर आप वो पर्टिकुलर पोस्ट को टारगेट कर रहे हो, उसको हटाने की बात कर रहे हो, वॉयलेंस लाने की बात कर रहे हो, तभी वो सेडिशन होता है। एक दो नारे बांधने से नहीं होता। ये बलविंदर सिंह के केस में भी बोला गया था। तो कहीं ना कहीं फिर भी देखा कि सेडिशन के केसेस बढ़े जा रहे हैं एंड इनोसेंट लोगों को लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आवाज़ रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। उसी को नज़र रख के फाइनली इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसेस को सीरियस लेके बोला है कि सेंटर को बोल दिया कि आप देखो, ध्यान करो और हमें बताओ क्या करना है, हटाना है क्या है। मतलब ऐसा नहीं बोला हटाना है कि नहीं करना, उन्होंने बोला सेंटर शुड रिकंसिडर दिस सेक्शन ऑफ आईपीसी, टिल दैट टाइम वी आर होल्डिंग द होल प्रोसीजर ऑफ सेडिशन इन दी लॉ प्रोसेस, ठीक है। आप जो भी इसके ऊपर ट्रायल है, प्रोसेस है, वो सारी की सारी चीज़ें होल्ड हो जाएगी, ठीक है। और ना कोई अब इसके ऊपर एफआईआर
करेगा टिल द टाइम पीरियड जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता है। ये सारी बात है सेडिशन की, ठीक है। सो यू कैन सी दिशा रवि 21 साल की लड़की थी जो एग्रीकल्चर के जो हमारे फार्मर्स थे उनके लिए उसने आवाज़ दी थी, तो उसको एक टूल किट ऐसा करके सेडिशन के चार्जेस लगा दिए थे। कश्मीरी स्टूडेंट्स के ऊपर लगाए गए थे, सरजिल इमाम, कन्हैया कुमार। तो कहीं ना कहीं सेडिशन के चार्जेस के कितने बेस खराबी है। अभी उसमें क्या होता है, अगर आपके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लग गए 3 साल या तो लाइफ टाइम की इम्प्रिजमेंट हो सकती है, ठीक है। दूसरा, आपके पासपोर्ट भी ले लिए जाएंगे, आप गवर्नमेंट की एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो ये काफ़ी कड़क कानून है और जिसका बहुत गैर फायदा भी उठाया जा रहा है। उसी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल फिलहाल में ये स्टेप लिया गया। सी हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये कानून के अंदर आपने देखोगे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, उन सबको भेज दिया गया था। अभी जब ये कानून बना था ना तो उनको इंडिया के बाहर कोई ओवरसीज़ में जैसे म्यांमार हो या अंडमान हो वहाँ पे जेल में भेज दिया जाता था। 1955 के अंदर क्या बोला, ऐसे बाहर नहीं भेजेंगे कि हम आपको राजद्रोह किया है तो देश से बाहर निकाल कर दे रहे, ऐसा नहीं करेंगे, लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। नाउ सेडिशन कंपाउंडेबल है, दैट मीन सॉरी नॉन कंपाउंडेबल, दैट मीन्स एक सीरियस ऑफेंस है, कॉग्निसेबल है, वारंट की जरूरत नहीं, जैसे पता चला यू विल बी अरेस्ट, एंड नॉन बेलेबल है। अभी ये जो रिपोर्ट है ये बता रही है कि केसेस हर एक स्टेट में बढ़ रहे हैं, रेट सेम नहीं है पर अलग अलग हर एक स्टेट में बढ़ रहे हैं। अगर 2020 की बात करें तो 73 सेडिशन के केसेस हुए हैं। आप देखो इतने केसेस हुए हैं सेडिशन के, अब उसमें भी पेंडिंग तो इतनी पड़ी हुई है, और कितने तो फॉल्स भी केसेस थे, और कितनों में तो एविडेंस भी नहीं है, ठीक है। चार्जशीट कितनों में तो कम फाइल की गई है, और अभी भी कोर्ट में, पुलिस में पेंडिंग है, कन्विक्शन रेट भी कम है। इसी को नज़र रख के ये स्टेप लिया गया है। क्रिटिसिज्म की बात करें तो सेडिशन के लिए क्रिटिसिज्म क्या है कि भैया ये कॉलोनियल एरा का लॉ है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक रहा है, ठीक है। डेमोक्रेसी का फाउंडेशन ही है और सेडिशन उसे रोक रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, कन्विक्शन रेट कम है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है दैट इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अभी माना गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो 19 आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं गिना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा इसको अभी तक स्ट्रक डाउन नहीं किया है 1962 केदारनाथ केस के वर्डिंग के अकॉर्डिंग। नाउ आगे चलते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का एक अगेन स्प्लिट वर्डिंग आया गया है बाय द टू जस्टिस राजीव शाकिदा एंड जस्टिस हरिशंकर, ठीक है। राजीव शेखदेर जो है जस्टिस और हरिशंकर, इन दोनों के स्टेटमेंट में स्प्लिट था। ये थे जिन्होंने मैरिटल रेप के लिए प्रो स्टेटमेंट्स दिए हैं। ये मान रहे हैं कि मैरिटल रेप जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, उनके स्टेटमेंट है। दोनों ने काफ़ी सारी चीज़ों को ओपन अप किया और हम उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। 2 जजेस है दिल्ली हाई कोर्ट के जिन्होंने अभी ये दिया। अभी ये हुआ क्यों, काफ़ी टाइम से पेटिशंस फाइल किए जा रहे थे आरटीआई, वुमेन्स एसोसिएशन, दिल्ली हाई कोर्ट में कि ये जो कानून है आईपीसी का, जिसका सेक्शन 375 जो बोलता है कि अगर कोई रेप हुआ है तो उसमें स्ट्रेंजर ने किया है, नो कंसेंसस, फोर्सफुली गैंग वाला हो, ठीक है, या तो फिर विथ हो या विदाउट कंसेंस हो, पर वो लड़की 16 साल की उम्र की हो या उससे कम की उम्र की हो, ठीक है, तो उसे रेप किया जाता है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन 2 जो क्या बोलता है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को फोर्सफुली सेक्स करे तो ये रेप के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता, इट इज़ नॉट कॉल्ड अ रेप। सो ये जो प्रोविजन है इसी के ऊपर पेटिशन फाइल किए कि ये गलत है, क्यों, कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे। अब इसकी आप डॉक्ट्रिन समझो। ये जो सेक्शन डाला गया था 375 वाला एंड 376 वाला जो रेप के कानूनों के लिए बताता है, ये जो सेक्शन है ये बेसिकली ब्रिटिश के 2 डॉक्ट्रिन के द्वारा डाला गया है, 2 डॉक्ट्रिन्स ऑफ द ब्रिटिश। फर्स्ट डॉक्ट्रिन जिसको बोलते हैं हेल डॉक्ट्रिन, वो क्या बोलता है कि एक बार जब शादी हुई, दैट मीन्स इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट,
आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, दैट मीन्स आपने हाँ बोल दिया है और आपके पति का आप पे पूरा हक है, ठीक है। ये हेल डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग है। दूसरा जो है विक्टोरियन डॉक्ट्रिन, वो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि एक बार जब आपकी आइडेंटिटी मर्ज हो जाती है, पति की आइडेंटिटी, आपका अस्तित्व ही नहीं है, आपने सब कुछ अपना छोड़ दिया है। सो ऑल इज दिस कि योर हस्बैंड हैज फुल राइट ऑन यू ऑन एनीथिंग, यू डोंट हैव योर ओन आइडेंटिटी। ये इंग्लिश डॉक्ट्रिन के द्वारा, जो ब्रिटिशर्स थे, इस बेसिस पे ये कानून बनाया गया था, ठीक है। हाल फिलहाल में तो ब्रिटेन में भी मैरिटल रेप है और 80 कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड जहाँ पे मैरिटल रेप के कानून बनाए गए, ठीक है। नाउ बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में 2015 में काफ़ी पेटिशंस फाइल किए, हाल फिलहाल में जाके इसका एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया गया। हम सबसे पहले जो जज है उनकी वर्डिक्ट्स को समझेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे 2 जजेस, हम जस्टिस राजीव के पहले वर्डिक्ट को समझेंगे, फिर जस्टिस हरी के वर्डिक्ट को भी हम समझेंगे। दोनों जस्टिस ने क्या बात की है। अभी जस्टिस राजीव जी ने बोला है दैट वी नीड टू लेबलाइज all type of rape in the society. हमें लेबलाइज करने की ज़रूरत है जितने भी टाइप के रेप सोसाइटीज़ में हो रहे हैं। हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि शादी हो गई तो इसे रेप कंसिडर नहीं कर सकते। जस्टिस राजीव जी ने जो प्रो है मैरिटल रेप के लिए, उसके कानून के लिए, उन्होंने दूसरा बोला कि हमारे समाज में जो विक्टिम है उसी को ही शक की नज़र से देखा जाता है, जो परपेचर है, जो एक्यूज है, उसे माना ही नहीं जाता कि उसकी गलती हो। तो विक्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस जो हमारे वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। थर्ड थिंग विच यू आर गोइंग टू सी, जो राजीव जी ने काफ़ी खुल के बताई इस चीज़ को, कि अगर फॉर एग्जाम्पल जो पति है, ठीक है, शादी कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जीवन भर का कंसेस दे दिया, वो अपना कंसेस वापस नहीं ले सकती है क्या? अगर वो अपना कंसेस वापस नहीं दे रही है, दैट मीन्स आर्टिकल राइट टू लाइफ उसका हनन हो रहा है, जो संविधान के द्वारा दिया गया। राइट टू लाइफ क्या बोल रहा है? उसकी चॉइस है, ठीक है। अगर वो कंसेस नहीं दे रही है, शादी कर लिया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि कंसेस पूरी जिंदगी कर है, उसका कंसेस वापस लेना हो तो, नहीं देना हो तो। अभी फोर्सफुली यहाँ पे सेक्सुअल एक्ट जो हुआ जाए, ठीक है, विदाउट एनी कंसेशन, ये उसकी फिजिक, उसके इमोशन सबको ट्रॉमेटाइज कर सकता है, ठीक है, वो कंप्लीटली ट्रॉमेटाइज हो सकती है। तो ये उसके राइट टू लाइफ का हम हनन कर रहे हैं। फिर और भी बोला गया उन्होंने ये बोला, आर्टिकल 19 क्या बोलता है? फ्रीडम। तो इधर क्यों नहीं फ्रीडम? शादी के बाद क्या उनकी फ्रीडम चली जाती है क्या? क्या वो कंसेशंस नहीं दे सकते हैं? ये भी बताने की कोशिश की। एक और चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कई बार जो महिला है, ठीक है, सपोज उनकी तबीयत ठीक ना हो, या वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पीरियड से पास हो रही हो, ठीक है, या तो उनके बच्चे हो वो अभी ठीक ना हो, या तो वो जो पति है वो कुछ HIV या एनी सेक्सुअल डिसीज से हो और वो फोर्स करे, दैट मीन्स उसको भी हो सकता है, उसके आने वाले बच्चों को भी हो सकता है। उस केस में उसका कंसेंसस बहुत ज़रूरी। अगर वो मना करे तो वो उसकी राइट है। हम अगर ये चीज़ को कंसिडर ना करें, ये सेक्शन को एक्सेप्शंस रखे, तो ये उसके राइट का खनन है। सो उनका ये मानना है कि हाल फिलहाल में सोसाइटी के अंदर जो अच्छे पति है, जो नॉर्मल है, तो उन्हें तो टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट, जो मानते हैं अपनी बीवी को इक्वल हक के बेसिस में। यहाँ पे ये भी बोला गया उनके द्वारा कि जो हैप्पी जॉयफुल मैरिज होती है, हैप्पी जॉयफुल मैरिज होती है, मैरिड कपल, आज की मॉडर्न टाइप की मैरिजेस की बात कर रहे हो जहाँ पे राइट टू इक्वलिटी, दोनों इक्वल है, इसकी बात कर रही है, तो वहाँ पे कंसेंसस बहुत मैटर करता है और वही शादी अच्छी टिक पाती है। सो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैरिज में ये जो एक्सेप्शन है वो कंसिडर ही नहीं किया जा सकता, जहाँ पे एक अपने आप को फोर्सफुल करे और ऑन सच सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, तो वो
कहीं ना कहीं खनन है, ये उनका कहना है। और उन्होंने बोला वो सपोर्ट करते हैं फॉर द मैरिटल रेप, ठीक है, ये उनका स्टैंड था। तो काफ़ी सारे पहलू खुले हैं। नाउ बात करते हैं जस्टिस हरी जी की। उन्होंने बोला कि भैया जो काउंसिल है, वो जो वकील होते हैं वो आके बहुत सारे डिबेट्स करते हैं, सुनने में भी मज़ा आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑफेंस है ही नहीं उसको हम ऑफेंस बना दें, ठीक है। उनका ये कहना है जो ऑफेंस है ही नहीं उसको हम ऑफेंस बना दें। और कानून बनाना हमारा काम नहीं है, कानून बनाना काम सरकार का है, तो ये हमारा काम नहीं है कि हम कानून बनाए कि इसके लिए कानून होना चाहिए, ये उनका कहना है। दूसरा ये मानना है कि शादी के अंदर जब शादी होती है, दैट मीन्स इट इज सेड कि जो हस्बैंड है उसका फुल राइट होता है उसकी वाइफ पे, फुल राइट होता है उसकी वाइफ पे। तो जब हस्बैंड डिमांड करे तो वाइफ क्यों नहीं सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकती है, कर सकती है। तो इसके ऊपर हमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी बोला कि नैतिकता से हम देखें, मोरलिटी, कि अगर सपोज वो वाइफ को सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है बट हस्बैंड फोर्स कर रहा है और ज़बरदस्ती कर रहा है, तो ये नैतिकता के एंगल से गलत है। ये मैं भी मानता हूँ कि वो मॉरली गलत है, बट लॉफुली अगर हम देखें कानून के अकॉर्डिंग तो ये गलत नहीं है। चौथी चीज़ उन्होंने बोली कि फॉर सपोज एग्जाम्पल एक बच्ची, जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, अभी वाइफ इज नॉट विलिंग टू डू सेक्स बट हर हस्बैंड इज फोर्सिंग टू डू दैट, ठीक है। अब ये नॉन कंसेंसुअल सेक्स है, अभी वाइफ जाके कोर्ट में जाके बोलती है कि ये रेप है, दैट मीन्स जो आगे जाके अगर सपोज चाइल्ड होता है उनका, तो वो चाइल्ड क्या बोला जाएगा, रेपिस्ट का चाइल्ड हुई, तो ये वेडलॉक से चाइल्ड है, पर बोला क्या जाएगा। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के काफ़ी चीज़ों में ये बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस बढ़ सकता है। ये उनका कहना है कि ये सोशली बहुत चीज़ों का गेट खुल सकता है इसके वजह से, ठीक है। एंड फाइनली उनका ये कहना है कि एक शादी जो होती है दो जनों के बीच में, तो बेडरूम के अंदर जो हो उसमें कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो उनकी प्राइवेसी है। सो ये उनका स्टैंड है। सो कहीं ना कहीं अभी ये 2 जज का बेसिस था, तो अब बड़ा बेंच बनेगा, जाएगा सुप्रीम कोर्ट में भी, बट द टॉक अबाउट हियर इज that we need to start debate, we need to initiate debate that whether marital rape should be there or not in our society। ये डिबेट अब हमें शुरू करनी चाहिए। काफ़ी सारे पहलू खुले भी हैं, अब हमें डिस्कशन करना चाहिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो कैसे होना चाहिए, और नहीं तो क्यों नहीं। तो ये सारे बेसिस में हमें अब इसकी डिबेट शुरू करनी चाहिए। तो काफ़ी था, एक स्प्लिट आया था, तो उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया गया। एक केस था जहाँ पे केस फाइल किया था कि बिकॉज ऑफ दिस जो वाइफ थी वो पैरालिसिस हो गई थी, बिकॉज उसका कंसिस्टेंस नहीं था, बट इट वाज अ फोर्सफुल सेक्सुअल एक्टिविटी एक्ट, पर वो पैरालिसिस हो गई थी। पर कर्नाटका के आई गेस महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने उससे करार करा था इनोसेंट। क्यों? क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग वो उनका राइट है। बट अभी रिसेंटली कर्नाटका के हाई कोर्ट के द्वारा एक को वर्डिक्ट दे दिया गया है मैरिटल रेप का, एंड जेल में डाला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्डिक्ट को भी अपलिफ्ट किया है, माना है, ठीक है। एंड गुजरात हाई कोर्ट के सामने भी केस आया गया था जहाँ पे बोला गया था कि ये जो बीच के पहलू है ना, वो मैरिटल रेप को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्वेश्चन गया है, वहाँ पे भी हाई कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है बताने के लिए। सो काफ़ी एक डिबेटेबल टॉपिक है जो आज हाल फिलहाल सोसाइटी में सबको होना चाहिए डिस्कशन उसके ऊपर। ना moving further, considering the following statement regarding drainage pattern: dendritic pattern develop where the river channel flow the slope of the terrain, a rectangular pattern develop where hard and soft rock exit parallel to each other, trellis pattern develop on a strong jointed rocky terrain, radial pattern develop when stream flow in different direction। ये आपकी NCERT 11th के अंदर ही दिया गया है। जब पानी हमारी रिवर्स मूव होती है ना, तो वो एक पैटर्न बनाती है। अगर सपोज ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से रिवर निकल रही है ओरिजिन, तो ये क्या होगी,
हर दिशा में निकलेगी, इसे बोलते हैं रेडियल पैटर्न, ठीक है। सो रेडियल पैटर्न डेवलप व्हेन स्ट्रीम फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम अ सेंट्रल पिक, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर रिवर नॉर्मली ऐसे निकल रही है, ठीक है, और उसकी यहाँ से बहुत सही ट्रिब्यूटरीज निकल रही है, ठीक है, झाड़ की तरह बना रही है। सो दिस रिवर चैनल जब स्लोपी टेरेन हो, आपने देखा होगा ये माउंटेन है, यहाँ से रिवर निकलती है, तो ऐसे ऐसे करके निकलती जाती है माउंटेन के अंदर, तो वो स्लोपी टेरेन जब हो तब आपको दिखेगा दैट डेंड्रिक पैनल बनाती है, तो वो भी करेक्ट है। रेक्टिकुलर पैनल कब बनता है? जब कोई यहाँ पे रॉकी टेरेन हो ना एकदम, तो यहाँ पे चलो रिवर जा रही है और उसकी ट्रिब्यूटरी फिर आके आगे मिल रही है, क्योंकि एकदम रॉकी बीच में से कट नहीं सकती, एंड जो आपका ये ट्रेलिस है ना वो परपेंडिकुलर शॉट बनाता है, ऐसे ऐसे। कब? सपोज यहाँ पे हार्ड रॉक है, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक है, तो वो आके इजीली पास हो सकती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों राइट है, ये दोनों उल्टे दिए गए, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन विच यू नीड टू डू, पढ़ो एंड करो। साउथ टू नॉर्थ हिल्स को अरेंज करना है आप लोगों को। सी अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ अन्नमलाई हिल्स आते हैं, अन्नमलाई हिल्स आते हैं, इधर कार्डमम हिल्स है, अन्नमलाई हिल्स इधर आते हैं, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा शेवरॉय हिल्स, शेवरॉय हिल्स, फिर मिलता है पालकोंडा, साउथ से नॉर्थ बोला है, फिर आता है नल्लमला हिल्स, ठीक है। सो आंसर क्या होगा इसका? अरेंज कर दो 1 4 3 2। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, देखो ये रहा अन्नमलाई हिल्स, दिस इज द कार्डमम हिल्स, ये रहा अन्नमलाई हिल्स, ये रहा शेवरॉय हिल्स, ठीक है, ये जावादी है, फिर पालकोंडा आता है, फिर नल्लामला आता है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है इधर। इस तरीके से हिल्स इंडिया के है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, दी फ्रॉम न्यूट्रल टू नाटो, व्हाई फिनलैंड जॉइनिंग द अलायंस मैटर। अभी हाल फिलहाल में रशिया यूक्रेन का विवाद चल रहा है, क्यों यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करना है, कब से? 2000 से, तब से कुछ ना कुछ यूक्रेन के साथ रशिया का चल रहा था। 2014 में क्रीमिया भी एनेक्स कर दिया था, और अभी फाइनल फुल फ्लेज दोनों के बीच में वॉर चला है। इसी बीच फिनलैंड एंड स्वीडन के द्वारा ये जारी किया गया है दैट फिनलैंड हैज फाइनली अनाउंस्ड दैट दे आर गोइंग टू बी ज्वाइनिंग नाटो, ठीक है। सो ये कैसे? अभी तक तो ये कंट्री न्यूट्रल थी, आज कैसे ये ज्वाइन करी? अब ये फिनलैंड बहुत बड़ा बॉर्डर बनाती है रशिया के साथ, एंड दे आर ज्वाइनिंग, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें अभी वो हम समझते हैं। सो फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर, द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 36, सानियो, जो नाम है उनका सानियो मुरली, तो वो उन्होंने अनाउंस किया है, प्रेसिडेंट के द्वारा भी अनाउंस किया गया है कि फिनलैंड इज गोइंग टू फिनिश आर गोइंग टू बी ज्वाइनिंग नाटो। नाउ बात करते हैं पहले नाटो की। जब कोल्ड वॉर का टाइम था, ठीक है, कोल्ड वॉर का टाइम था, सो ऑलमोस्ट 1948 के बाद जिस तरीके से पूरी प्रोसेस चल रही थी, नाटो की फॉर्मेशन होती है। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूएस, कनाडा एंड यूएस के जितने यूरोपियन सपोर्टर्स थे, उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए यूएस के द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया यूएसएसआर को टक्कर देने के लिए, ठीक है। क्या? यूएसएसआर न्यूक्लियर वेपन्स वो सब बना रहा था, कल उठ के उसने यूरोप पे फोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? तो यूएस ने बोला हम आपकी सबकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलके लेते थ्रू नाटो, ठीक है। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, उसका मीटिंग भी होता है। अब इसमें क्या बोला गया है आर्टिकल 5 कि हमारे कोई भी एक मेंबर के ऊपर कुछ भी अटैक किया जाए, न्यूक्लियर अटैक, तो हम सब मिल के, नॉर्मल अटैक भी हो तो भी हम सब मिल के यूएसएसआर उस वक्त का हम अटैक करेंगे, सब मिल के करेंगे। अभी नाटो की बहुत लिमिटेड फोर्स है, बाकी सब रिस्पेक्टिव कंट्री के पास है। हाल फिलहाल में 30 मेंबर है नाटो के अंदर। लास्ट नॉर्थ मैसेडोनिया बना है, अभी 2 और बोस्निया एंड हेर्ज़ेगोविना ने भी एप्लीकेशन दी है, एंड हाल फिलहाल यूक्रेन तो कब का कर ही रहा है, एंड फिनलैंड भी अब ज्वाइन करने का सोचा है। एक बार फिनलैंड कर दे उसके बाद स्वीडन करेगा, फॉलो द सूट, ठीक है। अभी
बात करते हैं नेटो के अंदर, अगर किसी को मेंबर बनना हो तो ऐसे आसानी से नहीं बनते, 1 साल का प्रोसेस है, ठीक है, 1 ईयर के अबव का प्रोसेस है, एंड सभी मेंबर्स की कंसेंसस होनी चाहिए, किसी की भी ना हो तो फिर वो मेंबर नहीं बन सकता है। सो दिस इज द थिंग। अब हुआ क्या, अब वो समझो। अभी ये जो फैब से है तब से फिनलैंड के अंदर डिस्कशन चल रहा था कि हम लोग नाटो ज्वाइन कर लेते हैं, बट उससे पहले ये समझो जब 1948 के अंदर दोनों के मतलब 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑलमोस्ट आप देखोगे तो यूएसएसआर डेवलप हो रहा था, नाटो भी हर जगह आ रही थी, तो दोनों के बीच में फंस चुका था फिनलैंड, और उन्होंने न्यूट्रल स्टैंस लिया। हम तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करते हैं, उनके लिए तो ज़रूरी था, आजू बाजू में ही दोनों है, सो उन्होंने न्यूट्रल स्टैंस लिया, ठीक है, और एक ट्रीटी साइन की विथ यूएसएसआर, फ्रेंडशिप ट्रीटी, जिसमें बोला कि हम हमारा लैंड नाटो को यूज़ नहीं करने देंगे, आप हमें लिबरल सरकार चलाने दो एंड इंटरफेयर मत करना, ठीक है, हमारी खुद की इंडिपेंडेंस होगी, आप हमें यहाँ ना करो। अभी बात करते हैं फिनलैंड एंड रशिया की हिस्ट्री, यूएसएसआर की हिस्ट्री। जब सोवियत था तो सोवियत ने अटैक किया था फिनलैंड में और उसका अपना पार्ट बना दिया था, स्वीडन से ले लिया गया था और खुद में पार्ट बना दिया था। 1905 के अंदर तक उन्हें ऑटोनॉमसली थोड़ा वर्क करने दिया जाता था, उनके थोड़े करेंसी और वो सब चल रहा था। देन रशियन रिवॉल्यूशन होता है और लेनिन की सरकार बनती है, लेनिन ने फिनलैंड को आज़ादी दे दी गई थी। फिर बाद में स्टालिन आते तो स्टालिन ने फिर से अटैक कर दिया था, एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे ये ट्रीटी के बेस बोल दिया था कि ठीक है, आप एक अलग से देश हो, आप इन लिबरली अपनी डेमोक्रेसी चलाओ, आप अपनी लैंड नाटो की फोर्स के लिए यूज़ नहीं करोगे हम पे आने के लिए, ठीक है। ये दोनों की न्यूट्रल स्टैंस चला टिल 1992, उसके बाद सोवियत यूनियन नहीं रहा। अभी ये पीरियड था जहाँ पे उसको लगा था कि भैया दोनों से बचना है मुझे, दोनों के बीच में मैं पिक्चर ना बन जाऊँ, तो ये उन्होंने स्टांस लिया। अब वाई लिबरल डेमोक्रेसी, क्योंकि उस वक्त यूएसएसआर में लिथुआनिया, लतीवा, एस्टोनिया, ये सारी जो कंट्रीज थी वो यूएसएसआर की पार्ट थी, और यहाँ पे आपका सेंट पीटर्सबर्ग आता है, और यहाँ पे फिनलैंड का हेलेंस्की जो उसका कैपिटल, तो ऑलमोस्ट वो नियर, और उसी को नज़र रख के इट वाज अ टाइम कि उन्होंने बोला कि भैया अगर ये इतना कम्युनिस्ट सरकार चल रही है, इंटरफेयर ना जाए तो हमें ये ट्रीटी करनी पड़ेगी। तो ये अभी तक चल रहा था। 1992 के बाद तो रशिया रहा, यूएसएसआर रहा नहीं, एंड जो यूएसएसआर के बाकी थे वो भी नाटो में ज्वाइन हो गए, बट कहीं ना कहीं थोड़ा इन लोगों का फिर फिनलैंड का टिल्ट हुआ टूवर्ड द यूरोप के साथ 1995 में ईयू में जुड़ गए थे, पूरे नहीं जुड़े थे, वो अभी भी अपनी खुद की करेंसी रॉग यूज़ करते हैं, ठीक है, पर ईयू में जुड़ गए थे, फिर दे वर मैनी डूइंग एक्सरसाइज विद द नाटो, और काफ़ी सब ऐसा चल रहा था, बट इट वाज नॉट एन इशू। अब क्यों, अभी जब उन्होंने ये बोला तो उससे पहले पुतिन ने तो वार्निंग दे दी थी, देख लो अगर गए तो तुम्हारा भी यही असल होगा। अभी फाइनल अनाउंसमेंट आया तब पुतिन ने बोला नो प्रॉब्लम, इफ़ दे वांट टू डू। ये ऑफेंसिव था, क्यों, रशिया बोला हम भी रेडी है अगर कुछ होता है तो। ऑलमोस्ट लिथुआनिया, लतीवा, वहाँ तक तो नाटो की फोर्स आ चुकी है, और इसी में ये पूरा घमासान मचा है। अभी बात करते हैं क्यों अब फिनलैंड चाहता है। फिनलैंड ने देखा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से रशियन अग्रेशन दिखाया है, और वो जो एक बनाई गई है यूरोपियन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे बोला गया था कि एक देश को अपने बेनिफिट के लिए दूसरे देश को बलि नहीं बनाना पड़ता, उसी के बेस पे यूक्रेन के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। यही चीज़ को समझ के उन्होंने लगा कि इट इज़ अ टाइम कि अब हमें भी नाटो के अंदर सिक्योरिटी में लाना है। अगर हम रशिया की अब धमकी से नहीं डरते, वाई, हेलेंस्की जो कैपिटल है, आफ्टर दिस ट्रीटी 1960 से ही फिनलैंड ने खुद ने ये कैपिटल के अंदर अंडर द बेडरॉक, मतलब जितना हमारा नीचे का जो ज़मीन है ना, वहाँ पे एक पूरी नई सिटी हेलेंस्की बना के रखी हुई है कि कल उठ के न्यूक्लियर अटैक भी हो ना तो भी वहाँ पे 9 लाख पीपल आराम से अंडर द बेडरॉक जो सिटी पूरी बनाई है, वहाँ पे स्विमिंग पूल, थिएटर, सब कुछ मिलेगा। 500 से ऊपर जितने तो कैंप्स है वो सब कुछ उन्होंने बना के रखा, इतना बेहतरीन, और इतनी थिक वॉल्स है। तो इस तरीके की प्रोसेस 1960 में शुरू की थी, आने वाली सरकार ने भी किया है, कम्प्लीटली हेलेंस्की के अंदर एक अंडर सिटी है।
सो अगर कुछ होता भी है सो वी आर सिक्योर। अब फिनलैंड की पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड, उनका मेजरली एजुकेशन, हेल्थ और पब्लिक गवर्नेंस उस पर ही ज़्यादा बजट जाता था। बट हाल फिलहाल में थोड़े सालों से उन्होंने अपना बजट फॉर दी मिलिट्राइजेशन उस सब में भी इस्तेमाल किया है, और नाटो के लिए जितना चाहिए वो अब इतना वो कर भी रहे हैं, तो शायद से अब वो ज्वाइन हो। अब जैसे ही अनाउंस हुआ तो नाटो के जो चीफ थे उन्होंने बोला कि वी आर रेडी, हम आपके लिए फटाफट प्रोसेस करवा देंगे, 1 साल का वो सब नहीं चलेगा एंड हम सारा काम कर लेंगे। बट इसी टाइम के अंदर टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्डोगन, उन्होंने एतराज़ जताया है फिनलैंड को जुड़ने में। उन्होंने बोला ये फिनलैंड एंड स्वीडन जैसी कंट्रीज है ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती। अभी क्या है, टर्की के अंदर कुर्दिश है, कुर्दिश ग्रुप जो इंडिपेंडेंस और अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे काफ़ी सारे एजिटेशंस और वो सब कर रहे हैं, ठीक है। और कुर्दिश जो लोग हैं वो सिर्फ टर्की में भी नहीं है, आधे सीरिया में भी है, आधे ईरान में भी है। तो ये जो सीरिया में थे ना, ये टर्किश लोगों को यूएस के द्वारा दिया जाता था फंडिंग, आईएसआईएस को टैकल करने के लिए। ये टर्किश के कितने लोग थे जो फिनलैंड में भी गए फंडिंग्स लेने के लिए, डेवलप उनकी साहित्य डेवलप करने के लिए। पर ये जो कर्दिश लोग हैं जो टर्की में रहते हैं, वो खुद से अलग सा एक छोटा सा देश अंदर मांग रहे हैं, ऑटोनॉमी मांग रहे हैं, जो देना नहीं चाहते। उसी के बेसिस में टर्की ने बोला कि पहले हमने गलती कर दी थी कि ग्रीस को दिया, 70 साल पहले जो हमने गलती कर दी थी कि ग्रीस को हमने दे दिया था कंसेसस, आज अब वो गलती हम निभाने नहीं वाले। एंड कहीं ना कहीं यूएस एंड टर्की के बीच में एक गल्फ आ चुका है कहीं ना कहीं, क्योंकि यूएस टर्की कुर्दिश को सपोर्ट कर रहा है, टर्की S-400 खरीद रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो होते हैं ना शादी में जो फूफा जी होते हैं जो नाराज़ घूमते रहते हैं, वो हाल है टर्की का। वो निकल भी नहीं सकता, रशिया से प्रोटेक्शन भी चाहिए। आई मीन जो रशिया का हाल फिलहाल जिस तरीके से चल रहा है, तो नाटो का साथ भी चाहिए उन्हें। तो वो फूफा जी है जो नाराज़ रहने वाले फूफा जी होते हैं, इस तरीके का सिचुएशन है। अभी जब ये रशिया ने यूक्रेन में अटैक किया गया है, तो टर्की के द्वारा ये स्टैंड दिया गया था कि ये गलत है, वी आर गोइंग टू सपोर्ट यूक्रेन, हम थोड़ा सप्लाई करेंगे। बट जब बात चलती है सैंक्शंस लगाने की, वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए, वहाँ टर्की सपोर्ट नहीं कर रहा। तो काफ़ी बायस स्टैंड है टर्की का अपने अपने अकॉर्डिंग। बट ये वो जो शादी वाले फूफा जी होते हैं ना, नाराज़ हर चीज़ में टोक टोक के ये खराब है वो खराब है, वैसा अभी हाल फिलहाल टर्की का काम है। सो देखो कंसेंसस अब कैसे होगा, टर्की एतराज़ जता रहा है। दिस इज़ दी अंडरग्राउंड हेलेंस्की, जो आप देखो ये स्विमिंग पूल है बनाया हुआ नीचे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, घर बनाए हुए हैं, काफ़ी थिक वॉल है, इस तरीके से पूरी सिटी अंदर डेवलप कर दी है। सो दिस इज़ द यंगेस्ट PM ऑफ फिनलैंड। तो आप देखो ये सारे पहले क्या थे, USSR के पार्ट थे, आज वो नाटो के पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। एंड फाइनली यू विल सी ये दोनों भी ऐड होने वाले हैं। सो हेलेंस्की स्वीडन एंड हेलेंस्की स्टॉकहोम के बीच में है टर्की, इस तरीके का हाल फिलहाल का इंसिडेंट है। अभी स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में ना थोड़ी सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है। उनकी इतनी इस तरीके से नहीं चल रही जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर गवर्नेंस चलती है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। बट राइट नाउ दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग टू बी पार्ट ऑफ नेटो, डिपेंड ऑन फिनलैंड इज ज्वाइनिंग और नॉट, उसके ऊपर है। दे विल सी द प्रोज एंड कॉन्स। दोनों कंट्री के अंदर रेफरेंडम होने वाले हैं। जैसे फिनलैंड के अंदर हाल फिलहाल खुद लोगों के द्वारा एक रेफरेंडम प्रोसेस शुरू की, जहाँ पे 50,000 लोगों ने साइन किया टू इनिशिएट कि हमें नेटो का पार्ट बनना है या नहीं। तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% लोगों का वोट अब हाँ आया है, पहले ना था, सिर्फ 19% थे, अभी 50% से ऊपर आ चुका है। सो लेट्स सी क्या होता है। नाउ द क्वेश्चन, Dholavira, the archaeological site of Harappan era city, is located in Haryana. Dholavira is the first site of ancient Indus Valley civilization in India to get the UNESCO World Heritage Site tag. अभी ढोलावीरा को टैग मिला गया है, ठीक है। वो स्टेटमेंट फर्स्ट है क्या नहीं वो आपको बताना है, और ढोलावीरा कहाँ है वो भी आपको बताना है। तो आंसर फटाफट सी,
यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो आपको इनकरेक्ट आंसर बताना है, ना कि करेक्ट। आप दोनों सबने जो आंसर सोचा होगा ना, थोड़ा सोच लेना सही सोचा या नहीं। क्या धोलावीरा हरियाणा में है? नहीं, गुजरात में है। दैट मीन्स ये इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है। दूसरा, धोलावीरा इज द फर्स्ट साइट जिसको यूनेस्को का आईवीसी का टैग मिला गया है। इंडिया में से 40 साइट है जो इस लिस्ट के अंदर है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। गुजरात में से ये चौथी साइट है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज का टैग मिला गया है। नाउ द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन इंडियन ओरिजिनेटेड इन द प्रोविजन, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आंसर आप लोगों ने सोच लिए होंगे, कमेंट सेक्शन में डाल दो ज़रा। नाउ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर की जो पदवी थी वो शुरू हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जहाँ पे पार्लियामेंट बायकैमरलिज्म की भी शुरुआत हुई थी। नाउ प्रीलिम फोकस सीरीज, व्हाट इज टोमेटो फ्लू? टमाटर खाते हो वैसे ही टाइप का लाल 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 ऐसा पूरे शरीर में रैशेस हो रहे हैं, उसे टोमेटो फ्लू बोलते हैं। हाल फिलहाल ने तमिलनाडु में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर दिया है बिकॉज केरला में ये काफ़ी बढ़ रहा है। ठीक है। टोमेटो फ्लू क्या है? एक रेड ब्लिस्टर्स है, ये ब्लिस्टर्स है जो बढ़ रहे हैं, 5 साल के कम की उम्र के बच्चों को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। रैशेस है, स्किन इरिटेशन, डिहाइड्रेशन होता है, फीवर आ जाता है, टायर्डनेस फील होता है। ठीक है। लेग्स, हैंड, सब जगह कलर थोड़े चेंज होने लग जाते हैं, इसके रेडिश पूरा हो जाता है। सो विद इन टाइम वो खुद अगर प्रॉपर उसको केयर वेयर दे, हाइड्रेट के लिए जो भी ज़रूरत हो, वो अपने आप फिर बाद में ठीक हो जाता है। ठीक है। सो टोमेटो फीवर कंटेजियस भी है, दूसरे को भी लग सकता है, इसलिए जो पर्सन हो उसको आइसोलेशन में रखना पड़ता है। और बच्चों को ट्राई करो कि वो स्क्रैच ना करें, नहीं तो निशान छूट सकते हैं क्योंकि वो ब्लिस्टर फूट सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर रेस्ट एंड हाइजीन की ज़रूरत है, हाइजीनिक रखना पड़ता है। उनके जो यूटेंसिल्स है उसको सैनिटाइज करके ही यूज़ उन्हें किया जा सकता है। मोर फ्लूइड्स देना पड़ता है। नाउ paternal wetland, it is at the risk of collapse. Why? Because of the रेगुलेशन जो लीगल लैंड का प्रपोजल रखा गया है ना पतनल का। पतनल बहुत बड़ा वेटलैंड है, वेटलैंड है जो काफ़ी बड़ा है वर्ल्ड के अंदर। आप देखो बोलिविया, पैराग्वे एंड ब्राज़ील के बीच में ये आता है, 3 कंट्रीज़ की बॉर्डर, इतना बड़ा वेटलैंड है जो आज कोलैप्स होगा तो कितना बड़ा लॉस होगा एक बायोडाइवर्सिटी के लिए, वो देखो। अभी समझो ये जो पतनल वेटलैंड है ये ऑलमोस्ट माटो ग्रासलैंड, जो वहाँ का ग्रासलैंड है उसके आसपास पूरा भरा हुआ रहता है। जब बारिश आती है तो पूरा फ्लडी टाइप रहता है। ऑलमोस्ट 1,40,000 से लेकर 195 स्क्वायर किलोमीटर तक बहुत बड़ा विस्तार में है ये। ठीक है। ऑलमोस्ट 12 टाइप के अलग अलग तरीके की इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक उधर देखने को मिलती है। और फ्लडी होता है, एक्वेटिक प्लांट्स है, काफ़ी कुछ वहाँ पे है। वहाँ पे जैगवार्स आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, क्रोकोडाइल्स सारे अलग अलग टाइप के मिलेंगे। सो मेजरली ये पतनल है ना वो 95% प्राइवेट ओनरशिप है, वहाँ पे लोगों ने खुद के खरीद के रखा है। और वही कैटल ग्रेजिंग इज़ द मेजोरिटी वहाँ पे हो रहा है, जो उसका लॉस का भी एक इशू है। सो सिग्निफिकेंस अगर बात करें तो ऐसे वाइल्ड लाइफ वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्रोकोडाइल्स है, फिर ऑलमोस्ट 10 मिलियन केमेन्स, ठीक है, एंड जैगवार अमेरिकन के वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी जैगवार्स की आपको पतनल वेटलैंड में ही मिलेगी बिकॉज इट इज़ टाइप ऑफ फ्लडी ग्रासलैंड। नाउ बात करते हैं ताजमहल। हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में था तो हमें ये समझना है ताजमहल के बारे में। ठीक है। सो अभी इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने एक प्ली जो बीजेपी के लीडर के द्वारा रखी गई थी कि भैया वहाँ पे मंदिर होगा, ये होगा, वो 40-20 रूम दिखने हैं, तो उसी के बेसिस के ऊपर ताजमहल न्यूज़ में था। हमें पढ़ना है ताजमहल के बारे में। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। इट इज़ दी ऑल्सो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जिसमें ताजमहल को रखा गया है। काफ़ी खूबसूरत है। आई पर्सनली विजिटेड इट। इट इज़ अ ब्यूटी विच इज़ बिन मैड। एंड पीछे एक ब्लैक ताजमहल भी बनाने वाले थे पर वो बना नहीं, बट काफ़ी अगर वो बनता तो दोनों ही ब्यूटीफुल चीज़ होती। मुग़ल एम्परर शाहजहां द्वारा अपनी बीवी मुमताज़ के लिए बनाया गया था मुमताज़ महल। 1632-1648 के अंदर ये बन रहा था, फाइनली कंप्लीट हुआ
जहाँ पे मुमताज़ जी को दफन किया है, बोला गया कि उनके लिए एक पैराडाइज, जन्नत, तो उसी तरीके से इसे बनाया है। देयर विल बी गार्डन्स, चारबाग स्टाइल, देयर विल बी ऑलमोस्ट फाउंटेन जो पानी की प्रेजेंस बताता है कि पैराडाइज में जन्नत कैसा हो। वाइट मार्बल से पूरा का पूरा करा है, पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जो अरेबिक स्टाइल में, यहाँ पे कलर्स नहीं मार्बल्स यूज़ किए, ठीक है, वो भी कलर वाले अंदर। और इस तरीके से डिज़ाइन से कुरानी के वर्सेस भी उधर लिखे गए हैं। सो काफ़ी बहुत ब्यूटीफुली बनाया गया है। आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक तिमूरी आर्किटेक्चर है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये जो है ना ज्योमेट्रिकल ग्रिड में बटी हुई है। वहाँ पे मॉस्क है, गेस्ट हाउस है, गेटवे है, कोर्टयार्ड है, बहुत ही बड़ा है, मीनारत्स भी है। एंड अगर आप देखोगे वहाँ पे आप जो मार्बल्स है ना, वहाँ पे यूँ अंधेरा करके लाइट मारोगे, क्या बेहतरीन वो मार्बल चमक रहा होता है। नाइट के टाइम पे ताजमहल का व्यू बहुत ही अच्छा होता है जब फुल मून टाइम होता है, इट रिफ्लेक्ट वेरी नाइसली। सो काफ़ी बेहतरीन ये बनाया है और ये इसका आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक बेसिस पे है, इसलिए न्यूज़ में था। नाउ आगे चलते ग्रीन मैन्योर। पंजाब सरकार के द्वारा हाल फिलहाल ही हमने देखा था दैट डायरेक्ट सीड राइजिंग की बात करी थी। अब यहाँ पे सॉइल की जो कंडीशन है पंजाब के अंदर वो बहुत बिगड़ रही है, उसे ही कंसिडर करके सरकार के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है कि आप ग्रीन मैन्योर उगाओ, ठीक है। ग्रीन मैन्योर मतलब ऐसे क्रॉप जो अच्छे हो सॉइल के लिए, ठीक है, लेग्यूम्स वाले क्रॉप। तो जैसे गवार है तो वो धनी चाय, काउपी है, मूंग है, मैश पल्स है, ये सारे क्रॉप्स आप उगाओ। तो उससे क्या होगा, सॉइल के अंदर जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है ना उसके बाद उगाते हैं तो उसमें से ना थोड़ा नाइट्रोजन वो सब कम हो जाता है, तो उससे नाइट्रोजन मिलेगा, सॉइल फिक्सेशन होगा, सॉइल अच्छा बेहतरीन फर्टाइल होगा। तो बोला है कि हम आपको सीड देंगे ऐसे क्रॉप्स के लिए, आप उगाओ। 2000 रुपये सब्सिडाइज रेट पे दिए पर क्विंटल। एक्चुअल में बिना देखे तो उसके 6300 रुपये पर क्विंटल मिलता है, पर सरकार सब्सिडाइज करके दे रही है कि ये डायरेक्टली उगाया जाए। तो इससे क्या सॉइल बेहतरीन हो, ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं जिससे सॉइल आज बिगड़ रहे हो, ठीक है। सो आप देखो दिस इज़ द ग्रीन मैन्योर जिसकी बात करें कि इसको उगाओ तो सॉइल अच्छा हो। अगर 15 से 18 क्विंटल उगाए ड्राई मैटर तो ऑलमोस्ट 20 to 40 kg पर एकड़ ऑफ नाइट्रोजन उसमें मिलेगा, प्लस कॉपर, आयरन, मैग्नीज, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें भी मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा है, प्लांट्स के लिए भी अच्छा है, ग्रोइंग के लिए एंड सॉइल के लिए भी अच्छा है। तो ये प्रमोट करने की पंजाब सरकार के द्वारा कोशिश कर रही है। सो वी आर कंक्लूडिंग द सेशन ओवर हियर एंड फिर मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू गाइस।